नसीब है कि आज हमारे साथ उनका ज्ञान जो है बांटने के लिए आए हैं। आचार्य जी ने 14 साल संस्कृत में अपना विद्याभ्यास किए हैं वाराणसी का गुरुकुल में। उसके बाद जो है पिछले 12 साल से जो है भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम वापस लाना है बोल के दिन रात काम कर रहे हैं। अभी 5 साल पहले जो है संस्कृति आर्य गुरुकुलम गुजरात में शुरू किए हैं। जो मेरा परिचय आचार्य जी से 4 साल से है। हम लोग बेंगलुरु में और हैदराबाद में बहुत सारा सेशंस ऑर्गेनाइज किए थे। ऑनलाइन तो बहुत सारा ऑर्गेनाइज किए थे और पूरा भारत में स्वर्ण प्राशन जो है बच्चों को जो है पूरा भारत में करते हैं, ये अभियान चला रहे हैं। और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम वापस लाना है और स्वस्थ भारत बनाने के लिए गो आधारित कृषि और आयुर्वेद को भी वापस लेके आना है बोल के बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ग्रंथ पढ़ते हैं डेली, आयुर्वेद ग्रंथ मूल ग्रंथ पढ़ते हैं। संस्कृत में अभी बहुत कम लोग हैं ऐसे मूल ग्रंथ पढ़ने वाले आचार्य भारत में। तो हम लोग जो है मिलके आचार्य जी को सपोर्ट करेंगे ये मिशन में। भारत को गो आधारित कृषि वापस लेके आने से गाय भी बच जाएगी और भारत जहर मुक्त अन्न खाएगी, स्वस्थ बनेगी। और आयुर्वेद को भारत अपनाने से जो है भारत स्वस्थ बनेगा आसानी से। तो इसमें जो है मैं आचार्य जी को ये मंच सौंप देता हूँ। आचार्य जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। आचार्य जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आचार्य जी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अभी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्नतोऽस्मि। आज का विषय ऐसे क्रोनिक एंड कॉम्प्लिकेटेड डिसीज जो अभी हो रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी हम चर्चा विचारणा करेंगे, थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहला हम बात बताते हैं। मैं थोड़ा अपना सेट करता हूं ताकि लोगों को असुविधा न हो। अपनी जो सीट है वो करता हूं। अभी आपको सबको अच्छी तरह से दिखाई रहा होगा, दिखाई दे रहा है सबको? राजेश्वर जी सबको दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहे हैं आचार्य जी, दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना? तो खिड़की का कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं है, नहीं है, नहीं है ना? ओके, ये छाता कर सकते हो उस तरफ, यहाँ पर। हाँ वहीं पर। हाँ अभी देखिए, आप मुझे पोजीशन बताइएगा इस तरह की। ठीक है, ये ठीक है राजेश्वर जी? अभी नहीं, पीछे अभी विंडो दिख रहे थे ना, पहले पहले ठीक था। ये ठीक है? ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ? आप थोड़ा, हाँ ये ठीक है आचार्य, लेकिन अभी थोड़ा विंडो दिख रहा है, थोड़ा विंडो की दिख रहा शाइनिंग आ है। रही है। ओके ओके, हेवी अभी लाइट है। ठीक है, अभी अभी ठीक है? ठीक है आचार्य, अभी ठीक है आचार्य। ठीक है ना अभी? ठीक है आचार्य जी, ठीक है। ओके, तो अभी के काल पे जो
बहुत बड़ा एक प्रश्न हमारे स्वास्थ्य का बन गया है। भारत में कभी भी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम इतनी बड़ी मात्रा में नहीं रहा, इसीलिए हम शरीर से ऊपर का मन का विचार कर सके, मन के ऊपर जाकर आत्मा का विचार कर सके, क्योंकि शारीरिक स्तर पर हम स्वस्थ थे। 17वीं सेंचुरी में जो धर्मपाल जी ने पूरे भारत का इतिहास लिखा अंग्रेजों के दस्तावेज के आधार पर, उसमें उन्होंने बताया है कि अंग्रेज लोग जो यहाँ से राज करके गए, उन्होंने भारत का स्वास्थ्यांक निकाला तो 84% लोग स्वस्थ थे। 16% ही जो बीमार होते थे कभी कभी, और वो भी क्रोनिक और कॉम्प्लिकेटेड डिसीज तो बहुत ही कम थे। तो उसके बाद जो हमारी स्वास्थ्य के स्तर पर जो गिरावट हुई, हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया, और एलोपैथिक दवाई से तुरंत थोड़ी हमको रिलीफ मिली, लेकिन वो दवाई ने हमको गुलाम बना दिया। दवाई के बिना नहीं चले, इसका अधीन हो गए, और उसके कुछ दुष्परिणाम आए। ऐसे सरल रोग से मिटाने की दवाई से ही हमको कॉम्प्लिकेटेड डिसीज हो गए। बहुत सारी कारण तो दवाई बनी, फिर जहर युक्त अन्न बना, फिर हवा का प्रदूषण बना। ऐसे सब कुछ रहते रहते अभी भारत डायबिटीज के में तो कैपिटल है विश्व का, वो हम जानते हैं। उसके जो पूरा के पूरे डेटा है वो गूगल पर उपलब्ध है। अब कॉम्प्लिकेटेड डिसीज पहले होते थे 0.1% को, 0.5% को, ज्यादा से ज्यादा 1-2% लोगों को, कि जो उस तरह की लाइफ जीते थे। आज वो होते हैं 30, 40, 50% को। तो इसके लिए आयुर्वेद में क्या क्या उपाय है, और आयुर्वेद क्या उसमें कार्य कर सकता है, तो इसके ऊपर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। लोगों को लगता है कि आयुर्वेद प्राचीन साइंस है, तो उसमें जो दवाई दी है वो पहले के रोगों की है, या वो इतनी अभी इफेक्टिव नहीं है। ये लोगों की एक भ्रांति होती है, लेकिन ये सही नहीं है। आज भी आयुर्वेद की मेडिसिन उतनी ही इफेक्टिव है जितनी चरक सुश्रुत और वाग्भट के काल पे थी। उसका उपयोग कैसे करना है वो ग्रंथ को देखकर, उसके प्रमाण को देखकर, रोग को जानकर करना होता है। तो हर एक मेडिसिन अभी उसकी इफेक्ट दिखाती है, और हमने अनुभव किया है। आज थोड़े मैं बात करूंगा एक एक रोग को लेकर। सबसे पहले हम ऐसा मानते हैं कि डायबिटीज बहुत नया रोग है, और उसको बस उसकी कोई दवाई ही नहीं है, या तो फिर हमको इंसुलिन ही लेना पड़ता है, या तो फिर उसके अधीन रह जाते हैं हम। तो ये हमारी मान्यता है कि रोगों को पहचाना, जो ऋषि ने रोगों को पहचाना है, वो बहुत सालों, हजारों हजारों साल पहले उन्होंने रोग को पहचान लिया है। उसके प्रमाण में देना चाहूंगा। सुश्रुत चिकित्सा स्थान में मधुमेह नाम का एक पूरा अध्याय है, मधुमेह चिकित्सा का, और उसमें सभी प्रकार के 20 प्रकार के प्रमेह बताए गए हैं। 20 प्रकार की जो प्रमेह बताए, उसमें डायबिटीज जो भी कहते हैं, मधुमेह जिसको कहते हैं, उसका नाम मधुमेह है। उसमें मूत्र में शर्करा का आना, मीठापन आना, ये उसका अर्थ होता है संस्कृत में मधुमेह का। इसको हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज जिसको कहते हैं, वो आयुर्वेद में सालों पहले इसका वर्णन किया गया है। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि अभी 17वीं 18वीं सदी में जाकर डायबिटीज की पहचान हुई। उसके बाद इंसुलिन की शोध हुई 18वीं सदी में जाकर, और 19वीं सदी में आते आते उसके प्रयोग हुए, और उसके बाद डायबिटीज पर थोड़ा बहुत कंट्रोल आया। लेकिन डायबिटीज पूर्ण मिट सकती है, रोगी पूर्ण निरोगी जीवन जी सकता है डायबिटीज के बाद भी, और डायबिटीज की पूरे जीवन दवाई नहीं खानी पड़ती है। कुछ दवाई आप थोड़े दिन, थोड़े महीने खा ले तो उससे संपूर्ण मुक्ति मिल सकती है। ये साइंस सबसे पहले आयुर्वेद ने बताया। आयुर्वेद ने उसके लक्षण बताए कि क्या क्या आपके ऊपर लक्षण है, क्योंकि सबसे जो कोई खबर देता है तो वो हमारा शरीर होता है। कोई भी बीमारी की खबर हमारा शरीर सबसे पहले देता है, और शरीर में से वो जो बदलाव आता है उससे आप जान पाते हैं कि आपके शरीर में रोग है। तो सबसे पहला तो आपका शरीर सबसे नजदीक है, लैब बहुत दूर है, और रोज शरीर बदलता है।
तो आप कितना भी करो अपने शरीर को नहीं पहचानोगे तो सभी, यानी 1 लाख भी लेब आ जाए तो भी आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे, आपको हेल्प नहीं कर सकती है जब तक आप शरीर को पहचानोगे नहीं। तो सबसे पहले होता है शरीर के चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो डायबिटीज में सालों पहले आयुर्वेद ने बताया क्या कारण है, किसको डायबिटीज हो सकती है। तो डायबिटीज के कारण बताए, क्या कारण बताए, ये संस्कृत का पूरा श्लोक है। आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदक आनुपरसा पयांशी नवान्न पानम गुणवयी कृतंच कफकृच्च सर्वं प्रमेह हेतु। कफकृच्च सर्वं प्रमेह हेतु, कफ करने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सभी से डायबिटीज हो सकती है। ये एक केवल बताया। अब उसमें मुख्य क्या है वो बताया। मुख्य क्या है तो बताते, आस्या सुखम, मुंह को अच्छा लगे, जीभ को अच्छा लगे ऐसा खाना, वो डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है। पहले हम पेट को देखकर खाते थे, स्वास्थ्य को देखकर खाते थे, लेकिन आज हमको जो यहाँ अच्छा लगता है वो माइक्रो सेकेंड्स पर लगता है। आपने मानो आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम का टेस्ट कितनी देर आई आपको, 5 सेकेंड। यहाँ इतने देर तक कहाँ रहा, यहाँ जीभ पर रहा, उसके बाद अंदर चला गया, तब तो कोई फर्क नहीं है आपने नीम का पानी पिया या करेला का पानी पिया या फिर मोरिंगा का जूस पिया हो या आइसक्रीम खाया हो, कोई फर्क नहीं है। 10 मिनट के बाद आपका मुंह ऐसा ही हो जाता है। टेस्ट नहीं होता है, 5 मिनट टेस्ट आता है, आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है, कितनी देर तक, 15 सेकेंड तक। तो उसमें बताया गया कि जो व्यक्ति आस्या सुखम, मुंह को देखकर, जीभ को देखकर जो अन्न खाएगा, कोई भी वस्तु खाएगा खाने की, तो उसको सबसे ज्यादा शक्यता है डायबिटीज होने की, आस्या सुखम। फिर स्वप्न सुखम, अर्थात दिन में सोया रहेगा, ज्यादा देर सोएगा, सूर्योदय के बाद भी सोता रहेगा, उसको शक्यता है डायबिटीज होने की। दही है वो बहुत अच्छा है, लेकिन दही का उपयोग अलग अलग तरीके से करेगा। फ्रीज में रखकर 4-5 दिन रखकर खाएगा, दही से कुछ और वस्तु बनाकर 4-5 दिन के बाद खाएगा, खट्टा होने के बाद दही को खाएगा, तो वो भी एक कारण बन सकता है डायबिटीज में। इसलिए डायबिटीज में दही को बंद करना होता है। दूध के बारे में हम बात बताएंगे, बहुत अच्छा है, वो अमृत है, दही भी अमृत है, लेकिन उसका उपयोग गलत तरीके से करोगे तो वो अमृत को भी जहर बना देंगे। तो दही को अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली जो आयुर्वेद ने बताया है, क्योंकि शोध कर्ड की, दही की आयुर्वेद ने ही की है। सबसे पहले विधि जो लाइफ बढ़ाने की है, दूध की लाइफ बढ़कर दही हुआ, दही की लाइफ बढ़कर की, वो आयुर्वेद ने बताई। तो दही का सेवन इस तरह से गलत तरीके से करना, वो भी डायबिटीज का कारण है। फिर क्या कहते हैं, ग्राम्योदक, अर्थात पानी ठीक से नहीं पीना, गलत तरीके का पानी पीना। पानी के बहुत सारे प्रकार है, कुएं का पानी है, नदी का पानी है, अभी जो क्लोरीन वाला हमको आता है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, तो वो पानी है, उसमें प्राण ऊर्जा कम होती है। और प्रकार के पानी है, उसमें हल्के प्रकार का पानी पीना। वो एक उत्तम पानी कौन सा है, हल्का कौन सा है, उसका कभी हम लेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही कि पानी को आपको जानकर पीना है और एक ही प्रकार का पानी पीना है। अभी हम देखते हैं क्या करते हैं, अभी हमने घर पर पानी पिया, बाद में ऑफिस पर गए, ऑफिस का पानी फिर अलग है, उसकी पीएच अलग है, तो उसका पानी पिया। फिर हम बीच में रास्ते में रुक गए, वहां पानी पिया। फिर 5वीं जगह पर गए मीटिंग पर, वहां पानी पिया। वो सब पानी अलग अलग है। अब एक इंजन में आप अलग अलग प्रकार के ऑयल डालोगे तो क्या होगा, इंजन की लाइफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग प्रकार के ऑयल की जो डेंसिटी है या तो फिर जो ज्वलन क्षमता है वो अलग अलग होगी। तो आपको कहेंगे कि एक ही प्रकार का डालना है। जैसे आपने एक गाड़ी ली, उसमें कभी पेट्रोल डाला, कभी डीजल डाला, कभी केरोसिन डाल दिया, तो क्या होगा, एक ही प्रकार का फ्यूल चाहिए। तो वही पानी जो फ्यूल का काम करता है शरीर में, वो एक प्रकार का चाहिए। अभी हम बहुत जगह घूमते हैं तो हर जगह हर कुछ खा लेते हैं, तो कितने प्रकार का पानी बदलता रहता है, किसी में पीएच कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, कोई हार्ड होगा, कोई सॉफ्ट होगा। तो वो बॉडी को पूरा का पूरा मेंटेन करने के लिए बल पड़ेगा, और उसके लिए ग्लूकोज की अनबैलेंसिंग होगी, उसके लिए बहुत सारा कुछ बैलेंस नहीं होगा। तो इसके लिए ये भी सालों पहले आयुर्वेद में बताया कि वो कारण होता है डायबिटीज होने का। ये एक बहुत सालों पहले ये बताया ग्राम्योदक। फिर बताया आनुपरस,
मतलब जो लोग मांसाहार करते हैं, मांस खाते हैं, उसको भी ये शक्यता रहती है। मांस रस जो पीते हैं उसको शक्यता रहती है ज्यादा डायबिटीज। ये पूरा आयुर्वेद में उसके चैप्टर है। पयांसी अर्थात दूध का भी विकृत तरीके से उपयोग करना। अब पहले हम देसी गाय का पीते थे, आज दूध को विकृत कर दिया। हमको पता है दूध को पेस्चुराइज किया जाता है, उसके बाद स्टरलाइज किया जाता है और उसके बाद ब्लीच होता है। तो दूध का विकृत हो गया। हम पैकेट का दूध लाते हैं, उसमें गाय का फोटो होता है, हमको लगता है गाय का है, देसी गाय का है, और हम लेकर फोटो, लेकिन उसमें जो ब्लीचिंग वाला होता है वो दूध को विकृत करता है। उसकी कभी हम बात करेंगे। मैं डेयरियों में देख कर आया हूँ, जो मॉडर्न डेयरी का जो सिस्टम आया है उसको मैं अच्छी तरह से, मैं अलग अलग डेयरी पर हम विजिट को जाते हैं और विजिट करके आया हूँ। और वो दूध में से क्या क्या नुकसान होता है आयुर्वेद की तरह से, हम आयुर्वेद की तरह से कैसे उसको देखेंगे, और देशी गाय का दूध हम पिएंगे तो क्या क्या लाभ होगा, उसके ऊपर हम कभी लेंगे। लेकिन ये एक दूध को विकृत करके पीना भी डायबिटीज का एक कारण है, जो आज हम रोज पीते हैं, जनता रोज पीती है सर। तो ये एक बताया। फिर बताया नवान्न पानम, नया अन्न खाना। पहले आपने देखा होगा भारत ये जानता है कि अन्न पुराना खाना है। तो इस बार गेहूं आया तो हम क्या करते थे, कोठी में भर देते थे, फिर नीचे से निकालते थे। गांव में आपने देखा होगा, कर्नाटक में बहुत सारा है, महाराष्ट्र में, गुजरात में है, सब जगह पर ऐसी कोठियां होती थी अन्न की। उसका जिक्र भी 17वीं सदी में धर्मपाल जी ने किया था कि यहाँ पे गांवों में भी ऐसी कोठियां होती थी और उसमें वो अन्न ऊपर से डालते थे और नीचे से निकालते थे। तो जो भी आता था वो पुराना होकर ही आता था। तो पुराना अन्न वो बहुत ही अच्छा है। नया अन्न डायबिटीज का कारण है। नवान्न पानम, पान भी, पानी का भी ऐसा है, जो बारिश का पानी आता है वो बहुत ही अच्छा है। तो गुड़ की विकृति अर्थात शुगर का खाना, अलग 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 प्रकार के जो अभी जो शुगर आ रही है उसका सेवन ज्यादा करना, तो वो डायबिटीज का कारण है। इतने कारण डायबिटीज के बताए हैं जो अभी समाज में बढ़ रहे हैं, इसलिए डायबिटीज बढ़ रही है। तो डायबिटीज के लिए ये क्रोनिक डिसीज है, कॉम्प्लिकेटेड है। चरक सूत्र में बताया है कि प्रमेहो अनुषंगीणा। प्रमेह है वो आनुषंगिक रोग है, अर्थात वो अनेक प्रकार के रोग लेकर आता है, अनेक प्रकार के लक्षण लेकर आता है। क्या क्या लक्षण होते हैं वो भी आयुर्वेद में बताए हैं। तो ये तो हो गए कारण। अब लक्षण क्या होगा, आपका शरीर क्या दिखाएगा। जैसे अभी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड शुगर का पता चल जाता है, यूरिन टेस्ट करवाते हैं यूरिन शुगर का पता चलता है कि भाई वो डेसीलीटर पर डेसीलीटर 70 to 90 उतनी है फास्टिंग में, और 140 तक होना है, वो आफ्टर फूड होना है। तो उससे यदि रेशियो बढ़ गया तो हमको डायबिटीज है। और वो रेशियो तो कंपनी अलग अलग प्रकार के निश्चित करते रहते हैं, गवर्नमेंट निश्चित करता है, मेडिकल लॉ भी निश्चित करती है। लेकिन हमारे शरीर पर क्या होता है जब हमको प्रमेह होता है, डायबिटीज होती है, तो आयुर्वेद में बहुत सारे लक्षण बताए हैं। उसमें से सबसे पहले भूख बार बार लगती है, बार बार खाते हैं हम लोग तो पेट नहीं भरता है, फिर से भूख लग जाती है, बार बार प्यास लगती है, चक्कर आ सकते हैं, और शरीर में दुर्बलता महसूस होती है, अशक्ति महसूस होती है, कहीं अच्छा नहीं लगता है। फिर चरक सुश्रुत ने एक अच्छी पद्धति बनाई, जहां पर हम यूरिन करते हैं वहां पर यदि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे आंट हो गई, जैसे जो है वो मकोड़ा हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं वो आवागमन करते रहते हैं, वो आ जाते हैं वहां पर, तो मानना कि आपको डायबिटीज हो सकती है। ये एक पहले की पद्धति में बताया था, जब हम बाहर यूरिन पास करते थे तो वहां पर वो आते थे, तो उससे अनुमान लगाया जा सकता था। आयुर्वेद में बहुत प्रकार की परीक्षाएं फिर बताई है, चक्कर आना, फिर आगे जाकर शोष पड़ना, प्यास बार बार लगना, पानी से तृप्ति नहीं होना, बिना कारण ही हमको सोने का मन होना। तो ये सारी चीजें जो सारे लक्षण है वो डायबिटीज के हैं। आज हम तुरंत उसको पहचान सकते हैं। तो ये लक्षण कभी भी लगे तो डरना नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में इसका इलाज है, सबसे पहले आयुर्वेद की दवाई करनी है, और आयुर्वेद की दवाई से ही ठीक हो जाता है। एलोपैथी भी की तो अंत में आयुर्वेदिक दवाई प्रायः करनी पड़ती है। 5-10% को छोड़ दे तो 90% आयुर्वेद से ही उसकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होती है। आज भी डायबिटीज है, जो सालों पहले बताया गया, सालों पहले बताया कि आंवला और हल्दी इसकी बेस्ट मेडिसिन। आंवले के सीजन में आंवले का रस और हल्दी ये दोनों खाना है बराबर हमें, तो बहुत ही अच्छा होता है डायबिटीज में।
उसका एक पूरा का पूरा साइंस है। आंवला और हल्दी खाने से क्या क्या हमारे शरीर में रसायन होगा और वो कैसे डायबिटीज को ठीक करेगा। लेकिन ये एक ही कर ले तो भी बहुत सारे रोगी को यही उपाय से ठीक हो जाते हैं। आंवला जब आता है तब उसको हल्दी के साथ लेना है। डायबिटीज की बहुत सारी दवाइयाँ है आयुर्वेद में, लगभग लगभग 40 प्रकार की अलग अलग प्रकार की बेस्ट मेडिसिन आयुर्वेद में बताई गई है। अब डायबिटीज के क्षेत्र में सबसे पहला, हम पूरा रोग मुक्त हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको उसकी परहत जाननी। परहत में खास करके गेहूं है उसको छोड़ देना है और जौ को शुरू करना है। जौ मतलब बार्ली, तो बार्ली को शुरू करना है और गेहूं को छोड़ देना है। सभी धान्य पुराने यूज करने हैं, मैंने पहले किया, नया नहीं करना है, वो मैंने पहले ही बता दिया। फल, वो फलों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फल में कोई हानि नहीं। ये आप एक याद रखें, उसमें प्राकृतिक शर्करा है और शर्करा बढ़ने से डायबिटीज नहीं होती है, अजीर्ण के कारण होती है। दोनों के रीजन अलग अलग। तो अजीर्ण के लिए हमको पाचन शक्ति, धात्वग्नि और जठराग्नि को ठीक करना है, उसको अग्नि चिकित्सा कहते हैं। तो उसके लिए क्या क्या करें वो हम देखते हैं डायबिटीज के बारे में। तो सबसे अच्छी दवाई वो मिली है, वो है श्री अर्थात बिल्व। बिल्व का पान का पाउडर करके उसको हम बहुत सारे उसको मिला करके औषधिया उसको एक बना, शुगर क्योर पाउडर हम भी बनाते हैं, आप भी घर पे बना सकते हैं। जिसे हल्दी है, आंवला है, आंवला की रसायनम है, इस तरह के बहुत सारी जड़ी बूटियों से हम बनाते हैं। बहुत सारे लोग आज लाइव में है मेरे साथ, जूम मीटिंग में है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कश्मीर से लेकर बंबई तक इसका उपयोग हमने किया है। जो हमने अपनी डायबिटीज का जो शुगर क्योर करके पाउडर बनाया और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। दूसरी दवाई ली है और उससे नहीं मिटा है, वो भी डायबिटीज में बहुत ही इफेक्ट करती है दवाई, क्योंकि हम प्रॉपर जो डायबिटीज के कारण है उसके ऊपर कार्य करते हैं। अब डायबिटीज में मॉडर्न तरीके से तो मान्यता है वो हम कभी लेंगे, लेकिन खास करके उसमें थोड़ी कसरत, जैसे सुबह सुबह में ऑक्सीजन का प्रमाण वातावरण में होता है, तभी हमको घूमना चाहिए सुबह सुबह, कुछ प्राणायाम योग करना चाहिए, और खास करके जब टेंशन रहित लाइफ हो ऐसा जीना चाहिए। आयुर्वेद में 4 प्रकार, अग्न्याशय है, फिर अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां, पिट्यूटरी है। इस तरह की ग्रंथियों के अंतस्राव में गड़बड़ होने के कारण भी डायबिटीज होती है, ऐसा बताया है। 4 प्रकार की ग्रंथियों का नाम लिया है। अब ये 4 प्रकार की ग्रंथियों के स्राव को नॉर्मल करने के लिए अलग अलग औषधियां बताई गई है, जो बहुत ही अच्छा कार्य करती है। अब आगे में जाकर मैं बताता हूँ कि क्या क्या हम और कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग हैं वो इस रोग से बचना चाहते हैं, तो हल्दी का और आंवले का सेवन कर सकते हैं। आंवला रसायन है और हल्दी में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं कि जो हमको बहुत सारे क्रोनिक डिसीज से, कॉम्प्लिकेटेड डिसीज से बचाते हैं। अब रोग हो गया तो ये मैंने बताया, वो बिल्व का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एक सदा सुहागन करके एक वनस्पति, जो फ्लावर आते हैं उसके, आप वहां पर बोते हैं, जिसको सदा सुहागन कहते हैं, उसके फूल आते हैं, तो उसके पत्तों का भी क्वाथ किया और उसको 2 समय लिया तो बहुत ही अच्छा वो पेड़ बोना है। यदि डायबिटीज हो गया तो आपको सिंपल सदा सुहागन करके एक फूल का पेड़ है, फ्लावर का, मैं अभी उसका फोटो भी दिखा सकता हूँ उसके पत्तों का, सदा सुहागन का। लाइक तो सदा सुहागन का पत्तों का मैं फूल और पत्ता दोनों दिखाता हूँ। तो वो दोनों को आपको घर पे बोना है और उसका पत्तों का रस या फिर उसका क्वाथ बनाकर उसको पीना है। तो ये डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है, उसका उपयोग कर सकते हैं। डायबिटीज के लिए जामुन बीज, जो सालों पहले सुश्रुत ने इसके बारे में बताया, वाघभट्ट ने बताया है। ये देखिए आप, फ्लावर इस तरह का आता है, इसमें आप ठीक से देखते होंगे, ये फ्लावर है और ऐसे पत्ते उसके आते हैं। हम यहाँ पर गुरुकुल में बोया है तो आप देख सकते हैं कि ऐसे पत्ते हैं और इस तरह के उसमें फूल आते हैं, सदा सुहागन जिसको कहते हैं। सब जगह पूरे भारत में उगता है और वो 12 महीना उगता है, इसके लिए उसको सदा सुहागन कहते हैं। उसके पत्ते का रस का रिजल्ट बहुत ही अच्छा लिया है हमने टाइप 2 डायबिटीज में, जब बड़ों की डायबिटीज होती है उसमें। अब आगे दूसरा हम यदि देखते हैं कि उसमें सदाबहार भी उसको कहते हैं, सदा सुहागन भी उसको कहते हैं। अब उसके लिए कुछ दवाइयां हमने भी बनाई है, उसका मैं परिचय देता हूँ।
कि कुछ दवाइयों में खास करके एक औषधि है शिलाजीत। सुश्रुत ने उसका वर्णन बहुत अच्छी तरीके से किया है कि शिलाजीत किसी भी प्रकार के प्रमेह में बहुत ही अच्छी औषधि पाई जाती है। वो एक प्रकार का पत्थर का रस है, आपको पता है शिलाजीत। शिला से आने वाला निर्यास गोंद जैसा पदार्थ उसको शिलाजीत कहते हैं। वो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं शिलाजीत। वो भी सबसे अच्छी दवाई डायबिटीज की है। उससे डायबिटीज के रोगों को बहुत ही हमने अच्छी तरह से ट्रीट किया है। 4-5 दवाई है, शुगर क्योर उसमें एक ड्रॉप्स भी है, शुगर क्योर पाउडर भी है, शिलाजीत भी है, और सबसे अच्छी दवाई है बार्ली। बार्ली टेबलेट है, वो बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने बताया कि गेहूं को छोड़कर जौ का सेवन डायबिटीज में शुरू करना। फिर डायबिटीज में सबसे एक प्रमुख बात है कि उसको नींद समय से होनी चाहिए। मानो देर रात से सोता है तो उसकी जो पिट्यूटरी ग्रंथ का स्राव होगा वो इरेग्युलर होगा। इरेग्युलर होने से उसको डायबिटीज में कितनी भी दवाई करेगा वो डायबिटीज ठीक नहीं होगी। तो इसके लिए समय पर सोना, समय पर उठना, योग, ध्यान इत्यादि से उसको बहुत ही फायदा मिलता है। विदेशों में बहुत सारे रिसर्च इसके ऊपर हुए हैं, डायबिटीज के ऊपर। तो ये हेल्थी लाइफस्टाइल से डायबिटीज को हम दूर कर सकते हैं। तो डायबिटीज के बारे में टाइप, यदि आप A1 दूध पीते हैं तो तुरंत ही A2 का देशी गाय का दूध शुरू करें। और बाकी की चीजें जो मैंने बताई है उसका आप, अच्छा सब्जियों में भी आप अलग अलग प्रकार की सब्जियां, भाजी, लौकी, परवल, ये सब ले सकते हैं, पंपकिन, ये सारी सब्जियां ले सकते हैं। उसका तो हम पूरा का पूरा बताते हैं। तो ये डायबिटीज के लिए बताया मैंने। अब दूसरे रोग पर आते हैं। वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड रोग है, वो है कैंसर। बहुत सारे प्रश्नोत्तरी हम करेंगे तो किसी के प्रश्न रहेंगे तो उसके ऊपर हम समाधान देंगे। अब कैंसर की बात करते हैं। अब हमने जब चिकित्सा हम यहाँ पर करते हैं या गुरुवर्य के साथ रहकर जो हमने चिकित्सा का कार्य किया अध्यात्म के साथ, उसमें बहुत सारे रोगी उसके साथ लेकर आते हैं, जब उसके सगे को, उसके फैमिलियर्स को या फिर उसके संबंधियों को। तो उस कोई रोग में ये नहीं बताते हैं कि आपको ये रोग पेशेंट को नहीं बताना है, आप हमको बताइए क्या है इसको। लेकिन एक कैंसर ऐसा रोग है जिसमें वो लोग लेकर आते हैं और हम कहते हैं कि पेशेंट मतलब इसको कैंसर है, तो वो बताते हैं कि आप हमको एकांत में बताओ, अभी मत बताओ। तो प्रायः करके जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो एक रोग ऐसा है जो हम डरते हैं पेशेंट को बताने के लिए, कि पेशेंट को बता दिया तो उसको आघात लग जाएगा, उसको लग जाएगा कि अब तो मैं मरने वाला हूं क्योंकि मुझे कैंसर हो गया है। तो ये पूरे के पूरे उसके सगे, उसके जो आसपास के लोग हैं, वो उसके फैमिली के जो लोग हैं, वो सारे लोग क्या प्रयत्न करते हैं कि पेशेंट को पता ना चले उसको कौन सा रोग है। बस कुछ नहीं है, साधारण है ऐसा कहते थे, लेकिन उसको कैंसर होता है तो बताने से डरते हैं। तो वो एक हमने देखा है कि कैंसर का जो भय है, डर है, वो बहुत ही गहरे में है। मतलब कैंसर नाम सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं कि इसकी कोई इलाज ही नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, या तो दवाई है तो वो तो रोग से भी ज्यादा पीड़ा देने वाली है। मतलब रोग से भी ज्यादा उसका दर्द है। रोग तो कम दर्द देता है, उसकी दवाई ज्यादा दर्द देती है। अब कैंसर के बारे में बहुत कुछ सोचने जैसा है, क्योंकि वो जैसे वायरस से होने वाला रोग नहीं है, संक्रामक नहीं है, जैसे कोरोना फैल गया इस तरह से एक से दूसरे में फैलता नहीं है। वो वायरल नहीं है, वायरस से नहीं होता है। तो वो कोषों से ही होता है कि जो अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है, या एक कोष ही जो सामान्य कोष होता है वही कैंसर के कोष में परिवर्तित हो जाता है। और जब सामान्य कोष होता है तो उसे 1, 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसा करके वो प्लस होता जाता है। लेकिन जब कैंसर के कोष में वो परिवर्तित हो जाता है तो वही 2 से 4, 4 से 16, 16 से फिर 64, 64 से फिर 128, इस तरह से वो मल्टीप्लाई होता जाता है। 2 के गुणों में 4 के, तो कोष बढ़ते रहते हैं। उसके बहुत सारे कारण बताए हैं, लेकिन कैंसर वो मॉडर्न मेडिकल साइंस को अभी तक पता नहीं चला है वो किस तरह से होता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है, मैं किस आधार पर बता रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। मेरे पूरे जो बताता हूँ प्रयत्न करता हूँ पूरे शास्त्रों के रेफरेंस रखूं, मॉडर्न साइंस के भी रेफरेंस रखूं, और पूरी की पूरी दवाई जो हो सकती है घर पर होम्योपैथी से, एलोपैथी से, आयुर्वेद से या नेचुरोपैथी से, वो मैं प्रामाणिक रूप से वो बताने का प्रयत्न करता हूँ। अब कैंसर के बारे में एक पुस्तक लिखी है जिसका अनुवाद मेरे सामने है,
ये पुस्तक है, कैंसर કેટલીક ભ્રમણા। वो गुजराती का वर्जन मेरे पास है, लेकिन उसको इंग्लिश में आप देख सकते हैं, कैंसर मिथ्स एंड रियलिटीज। आप नाम लिख सकते हैं ये पुस्तक का, कैंसर मिथ्स एंड रियलिटीज। ये नाम है डॉक्टर मनु कोठारी और डॉक्टर लोपा मेहता। केईएम हॉस्पिटल बंबई में ये दो डॉक्टर थे। आप इंग्लिश में उसकी पुस्तक मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध है, कैंसर मिथ्स एंड रियलिटीज। विदेश में इसके प्रायः 22 लैंग्वेजेस में उसका भाषांतर हुआ है, उसका ट्रांसलेशन हुआ है 22 लैंग्वेजेस में। इंग्लिश में इसकी प्रायः लाखों किताबें छपकर अमेरिका में भी बेची गई है। तो इतनी ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, कैंसर मिथ्स एंड रियलिटीज। उसमें ये डॉक्टर को मैं 3 बार मिला हूं, अभी वो है नहीं। वो वेदांत में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रखते थे, गुरुजी के पास आते थे, और मैंने बहुत ही प्रयत्न किया कि आयुर्वेद के क्षेत्र में कैंसर से काम क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर कुछ वो डॉक्टर बोले, लेकिन फिर तो वो बहुत बार उनका मिलना नहीं हुआ। लेकिन प्रयत्न हमने बहुत किया उसका कि वो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ऐड करे। इसमें उन्होंने बताया है कि अंतिम जो कैंसर का रिसर्च है, ये पुस्तक में बताते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कि अंतिम जो कैंसर का रिसर्च है वो सुश्रुत ने किया है। सुश्रुत के आगे किसी ने भी कैंसर के बारे में फिर आगे जाकर, ये 3000 साल होने आए, अभी 3000 साल के बाद भी कैंसर शब्द के आगे और कोई रिसर्च नहीं हो पाया है। जो हुआ है वो मिथ से, रियलिटी नहीं है। ये पुस्तक में बताते हैं। उन्होंने बताया कि केमोथेरेपी आई, रेडिएशन आया, उसके बाद अनेक प्रकार की ड्रग्स आई, और इसमें दावा हुआ कि ये एंटी कैंसरस है, ये एंटी कैंसर है, ये कैंसर को दूर करती है। थोड़े दिन वो चला, फिर फेल हो गया। फिर उन्हीं लोगों ने बताया कि नहीं, इसमें कैंसर में ये काम नहीं करती, या तो और उसकी साइड इफेक्ट इतनी ज्यादा है कि रोगी को कैंसर से उससे ज्यादा दर्द वो दवाई से होता है, जैसे केमोथेरेपी है, जैसे रेडिएशन है। तो वो रोगी के शरीर को सोच लेती है, चूस लेती है। तो जितना रोग से उसको परेशानी नहीं होती है, उतनी परेशानी उसको ट्रीटमेंट से होती है, और उसका बहुत ही कम चांस है कि रोगी बच पाए वो ट्रीटमेंट से, क्योंकि उतनी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कम हो जाती है कि रोगी की शक्ति का क्षय हो जाता है, वो शक्ति बिना का रोगी हो जाता है। तो कैंसर में उसका नाम संस्कृत में, अब सुश्रुत ने क्या बताया है, ये मैंने बताया कि ये पुस्तक के लेखक है, उन्होंने सुश्रुत का अंतिम संशोधन बताया कि अंतिम संशोधन सुश्रुत ने किया है। जो लिखा है वो फाइनली सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने अर्बुद के बारे में लिखा है। अब सुश्रुत ने, महर्षि सुश्रुत ने अर्बुद ऐसा नाम दिया है इसका। अर्बुद अर्थात होता है आबू रोड। जब पर्वत आप जाएंगे तो आबू का ऐसा एक, उसकी पर्वत की एक खूबी है। मैं गया हूं बहुत बार आबू में, मैं गया हूं गुरुजी के साथ। उसमें वो पर्वत ऐसा होता है, सभी पर्वत ऐसे होते हैं जैसे हमारा गिरनार हो गया, वो सब। अर्बुद में कैसा होता है, आबू में कैसा होता है कि वो ऐसे 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 बहुत सारे टर्न आते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऊपर जाना, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर तिरछा जाना, फिर नीचे। तो इस प्रकार की गांठें बनती है इस रोग में। इसके लिए कैंसर को संस्कृत में आयुर्वेद की परिभाषा में अर्बुद कहा जाता है। अर्बुद नाम आया है वो पर्वत के ऊपर से। ये मैं डिटेल बता रहा हूँ, गुरुजी ने प्रवचनों में ये बातें कही है, उसकी मूल तक हम गए हैं, कैंसर कैसे होता है उसके ऊपर। तो इसको बहुत सारे कारण इसके भी बताए गए हैं। जब मॉडर्न मेडिसिन में, जब एलोपैथी के पास कोई कारण नहीं है ठोस कि इससे ही होता है, जैसे थोड़े कारण है, वो है धूम्रपान से होता है, सिगारेट से होता है, या फिर ऐसे कोई द्रव्यों से होता है, वो एक थोड़े ऐसे कारण वो बताते हैं अलग अलग कैंसर के लिए। एक कैंसर के लिए कॉमन कारण सब स्वीकार कर लेते हैं कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर, उसकी मैं आज थोड़ी बात करूंगा महिलाओं के लिए। अलग अलग भागों में कैंसर हो सकता है, जैसे लीवर में होगा, जैसे इंटेस्टाइन में होगा, जैसे अलग अलग जगह पर गले में होगा, मुंह में होगा, जीभ में हो सकता है, और महिलाओं को ब्रेस्ट में हो सकता है,
मल मार्ग में हो सकता है। तो अनेक प्रकार के ऐसे कैंसर बताए, उसकी कभी हम बात करेंगे। आज तो थोड़ा मुझे जल्दी है, तो मतलब समय थोड़ा कम है, तो आज हम बाद में बात करते जाएंगे कि किस प्रकार के। तो आयुर्वेद में अब किसी को कैंसर हो गया तो वो क्या करे, तो आयुर्वेद में उसकी एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एक चिकित्सा बताई गई है। सबसे पहले कारणों को दूर करके वो चिकित्सा पर आए। सुश्रुत ने वो सब कुछ बताया है, उसके बारे में मैं बात करूंगा अभी। सुश्रुत मुनि ने क्या क्या बताया है। तो सबसे पहला तो ये है कि ऐसी गांठें होती है, वो दुखती है, दबाने से दुखती है, उसमें से कुछ पानी जैसा निकलता है, नहीं भी निकल सकता है। कहीं पर गांठें यदि हो जाए तो नॉर्मल भी हो सकती है, कैंसर की भी हो सकती है, दोनों चांस है उसमें। तो ये एक कैंसर का कहीं पर कोई भी जगह पर हो तो उसकी अलग अलग ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बताई गई है। महिलाओं को सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर के कारण मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा बताया है कि आजकल जो एक फैशन चल गई है कि महिलाएं सुंदर दिखने के लिए बच्चों को स्तनपान नहीं करा रही है। आपको पता है वो कि वो फीडिंग नहीं करा रही है अपने बच्चों को, क्योंकि उससे उसका स्तन है वो ढीले हो जाएंगे, तो अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे या फिर वो बिगड़ जाएंगे इस तरह से। लेकिन वो बहुत ही गलत है। स्तन जो आता है वो कुदरत ने बालकों के लिए दिया है, और जो स्तनपान महिलाएं नहीं कराती है उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रेशियो सबसे ज्यादा होता है। और वो मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है और आयुर्वेद भी मानता है, वो कुदरती प्रक्रिया है। तो बच्चों को वो फीडिंग कराना अर्थात स्तनपान कराना वो बहुत जरूरी होता है महिलाओं के लिए, जो जिसका बच्चा होता है। तो ये एक कारण तो बहुत जगह पर है। दूसरा एक कारण जो गुरुवर्य ने बताया, इतने सारे ब्रेस्ट कैंसर के हम पेशेंट्स देखा हमने, इतने सारे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसमें सबसे ज्यादा पीड़ा होती है क्योंकि उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, उसको स्तन ही निकाल देना पड़ता है, और उसके बाद बहुत ही तकलीफें होती है। उसकी सर्जरी करते हैं, फिर केमो देते हैं, केमो के बाद रेडिएशन देते हैं। वो मैंने नजदीक से वो चिकित्सा पूरी देखी है, तो उसका मैं दर्द समझ सकता हूँ। वो होता किस लिए है, वो हमने एक काम किया क्योंकि मेरे आजू बाजू के लोगों को हुआ था। मेरी बुआ को भी इस प्रकार का कैंसर हुआ, उसको मैंने नजदीकी से छोटी बातों में मैंने ट्रीटमेंट देखी। जो एलोपैथी में उनको जाना था, तो वो एलोपैथी उसके घर वाले बहुत मानते थे, तो वो गए। डॉक्टर भी थे बहुत लोग, तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया। हमने पहले ही बताया था कि ये ठीक हो सकता है आयुर्वेद नेचुरोपैथ से। 3-4 साल तक वो ट्रीटमेंट चली। एवरी एवरी मोमेंट उनको इतनी पीड़ा हुई, उनको इतना दर्द हुआ, और अंत तो गत्वा 3-4 साल में तो उसका जीवन चला गया। जबकि वो आयुर्वेद और नेचुरोपैथ साथ में तो था थोड़ा बहुत, लेकिन वो ले नहीं पाते थे। उसका कारण है कि एलोपैथ ट्रीटमेंट की वजह से उसका स्वाद चला जाता है, उसको भूख नहीं लगती है, फिर भूख लेने की दवाई आती है, ऐसे बहुत सारा कुछ चलता है। तो ये एक मैंने बताया कि कैंसर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बताया है, एलोपैथ डॉक्टर है, केईएम हॉस्पिटल में है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, ओंकोलॉजिस्ट है। ये जो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, वो खुद पुस्तक में बताते हैं ओंकोलॉजिस्ट होते हुए, ओंकोलॉजिस्ट है वो, कैंसर स्पेशलिस्ट है मतलब। और वो केईएम हॉस्पिटल पे है, जो बंबई की बहुत ही प्रख्यात हॉस्पिटल है। इतनी बड़ी पोस्ट पर कैंसर पर उन्होंने सालों काम करते हुए उन्होंने बताया है कि कैंसर हो तो कभी भी रेडिएशन नहीं लेना है, कभी भी केमो नहीं लेना है। कैंसर से तो बच सकते हैं, लेकिन रेडिएशन से और केमो से आप नहीं बच सकते हैं, ऐसे वो कैंसर स्पेशलिस्ट बता रहे हैं। और ऐसे एक डॉक्टर नहीं है, ऐसे अमेरिका के बहुत डॉक्टर बता रहे हैं। तो ये एक मैं उनका देता हूं क्योंकि उनका वो मुख्य विषय है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, सुश्रुत ने क्या बताया है। बहुत सारी औषधियां उन्होंने बताई है, एक वरुणादि क्वाथ बताया है। हमने उस पर कार्य करके एक कैंसर क्वाथ करके एक क्वाथ की फॉर्मूला की है। जो अन्ना साहेब पटवर्धन जी पुणे में थे, जो एलोपैथ डॉक्टर रह चुके थे, पहले एलोपैथ डॉक्टर थे और उसके बाद आयुर्वेद में आए। उनको बहुत ही रिजल्ट अच्छे मिले कैंसर में, और इसके लिए उनको आयुर्वेद में बहुत ही प्रभाव हुआ। तिलक, लोकमान्य तिलक के साथ उनकी ट्रीटमेंट करते थे, उनके साथ ही थे, अन्ना साहेब पटवर्धन करके।
उन्होंने एक क्वाथ के ऊपर पुस्तक लिखी थी कि क्या क्या वो एलोपैथ की दृष्टि से उसका जो प्रॉपर्टीज है वो देखकर, मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार प्रॉपर्टी देखकर वो बनाते थे। तो उसका एक कैंसर क्वाथ का पाठ हमारे पास आया था, क्योंकि गुरुजी उनका बहुत अभ्यास करते थे और बहुत सारे मेडिसिन का अभ्यास करके गुरुजी ने ये सजेस्ट किया था कैंसर क्वाथ का एक भल्ला तक करके। तो ये कैंसर क्वाथ का पाठ हमारे पास है, हम दे सकते हैं, बनाते भी है, आपको दे भी सकते हैं। आप घर पर अलग 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 वर्ब्स लेकर उसका मिश्रण करके बना सकते हैं। अब सबसे अच्छी दूसरी औषधि है वो गोमूत्र है। आपको पता है उसमें करक्यूमिन है। हल्दी बेस्ट औषधि है उसकी। उससे बना हरिद्राखंड भी बहुत ही अच्छी औषधि है, जो हरिद्राखंड हम भी बनाते हैं, बाहर भी मिलता है। तो एक कैंसर के लिए एक बहुत महंगी दवाई है, लेकिन बहुत अच्छी दवाई है। उसका नाम है हीरक भस्म। जो हीरा आता है, डायमंड, उसकी भस्म बनती है, बहुत महंगी होती है, लेकिन आयुर्वेद में कैंसर के लिए इसको सबसे अच्छा माना गया है। तो जिसके पास ये सुविधा हो, बहुत महंगी बनती है, तो वो इस अलग अलग प्रकार के कैंसर में, सभी प्रकार के कैंसर में काम करती है। मैं एक बात बीच में बताना ना, महिलाओं के जो ब्रेस्ट कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं, उसका एक कारण हमने देखा कि जब मेंसिस में महिलाएं होती है तो उसके में ज्यादा हीटिंग होती है। जब बुखार आता है तो बाहर हीट होती है। उसी तरह से जब मेंसिस में महिलाएं होती है तो उसको अंदर हीट होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि उसका स्वभाव थोड़ा बदल जाता है 3-4 दिनों में। हमने वैदिक पेरेंटिंग नामक पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा है कि ज्यादातर झगड़े इन्हीं 3-4 दिनों में घरों में होते हैं या आसपास के दिनों में, क्योंकि उस समय महिलाओं के माइंड अपसेट रहता है। तो उस समय क्या करना चाहिए, वो प्राचीन ग्रंथों में उसका मार्गदर्शन दिया हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, उस समय भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में भाव मिश्र जी ने बताया है कि जिसको मेंसिस आता है उसको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है 3 दिनों में। उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि उस समय उसको अग्नि का स्पर्श नहीं करना है, उसको अग्नि का सेवन नहीं करना है। क्या होगा अग्नि का सेवन करने से, तो ऑलरेडी हीट है अंदर, और वो बाहर से भी अग्नि का सेवन करेगी तो क्या होगा, वो खून बहुत ही गर्म हो जाएगा और वो सेल से वो कैंसर बन सकता है, उसके सेल डैमेज हो जाएंगे। तो ये कारण, अभी मेंसिस में महिलाएं होती है तो उस समय ये पूरा चला गया तो वो गैस पर रसोई करती है, तो पूरा गैस का जो हीट है वो अपने स्तन पर आता है, क्योंकि वो खड़े खड़े रसोई बनानी होती है, गैस की अग्नि नजदीक होती है, अंदर शरीर में हीटिंग होती ही, हीट होती ही है, तो भी बाहर से हीट जाती है, तो ये खून पूरा गर्म हो जाता है और उसके कारण ब्रेस्ट कैंसर होता है। और हमने एक दो नहीं, करीब करीब 400 लोगों को ऐसा देखा है, गुरुवर्य ने पूरे के पूरे जीवन में ऑब्जर्व किया है और उसके बाद ये सत्य बताया है ग्रंथों को आधार रखते हुए। तो मेंसिस के दौरान खास महिलाएं ध्यान रखें, खास करके अग्नि का सेवन न करें, क्योंकि अंदर हीट है। वो हम बहुत सालों से बताते आए हैं, किसी ने नहीं बताया, गुरुवर्य ने सबसे पहली बार ये बताया। और आप यदि ऑब्जर्वेशन करेंगे, यद्यपि वो WHO कब बताएगा नहीं बताएगा, वो पूरे के पूरे फ्रॉड है सब, क्योंकि जिसकी दृष्टि स्वार्थ की है, जिसकी दृष्टि हित की नहीं है, मनुष्य का हित नहीं चाहते, तो वो चिकित्सक को हम नहीं गिनते हैं। तो गुरुजी ने जो बताया कि भाई उसका ऑब्जर्वेशन है, उनका एक प्रकार का ज्ञान है जो सुश्रुत को हुआ था। सुश्रुत को कैसे पता चल गया, जो लास्ट संशोधन 3000 साल पहले किया, लैब बिना, किसी भी प्रकार के साधन के बिना, और उनका आज फाइनल गिना जाता है आज के साइंस में। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा ये ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर बता रहा है, वो आयुर्वेदाचार्य नहीं है, लेकिन वो बता रहा है कि सुश्रुत का फाइनल है। तो ये कैंसर को सबसे पहले सुश्रुत ने जाना, उसकी चिकित्सा सबसे परफेक्ट वो सुश्रुत ने बताई। तो एक हल्दी का सेवन बताया है, एक हीरक भस्म का सेवन बताया है, एक कैंसर का जो क्वाथ, जो हम उसको लिखकर आपको भेज देंगे, उसमें प्रायः 50 प्रकार की जड़ी बूटी वनस्पतियां है, वो हम यहाँ पर भी बनाते हैं, चिकित्सा में उपयोग करते हैं और बाहर भी भेजते हैं। और सबसे अच्छा एक प्रायः अभी की जो 20th सेंचुरी में जो भी प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम है व्हीट ग्रास, जिसको ग्रीन ब्लड कहते हैं।
डॉक्टर एन विगमोर करके एक लेडी, उसने प्रायः 60 प्रकार के अलग अलग ग्रासों का क्लासिफिकेशन किया और उसने अलग अलग प्रकार के उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसका अध्ययन शुरू किया। उसमें से जो भारत में होने वाला जो वीटग्रास है, जो बहुत जगह पर अब होता है, लेकिन यहाँ पर वो सबसे अच्छा होता है वर्ल्ड में। वीटग्रास सबसे अच्छा कहीं होता है, उसके अनुकूल वातावरण होता है, तो वो भारत में होता है। तो यहाँ की औषधि उसको ध्यान में आई कि व्हीट ग्रास में बहुत ही अच्छी एनर्जी है और बहुत अच्छी ताकत है, उसमें क्लोरोफिल बहुत ही बड़ी मात्रा में है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और खास करके नए सेल का उत्पादन करता है, जो कैंसर के पेशेंट को बहुत जरूरी होता है। तो ये व्हीट ग्रास के ऊपर और वो बॉम्बे हॉस्पिटल में बाद में उन्होंने आकर 1945 में बहुत सारे प्रयोग किए। ये उसके बाद एक पूरी मूवमेंट चल गई। तो उसके बाद आप पढ़ सकते हो उनको, डॉक्टर विगमोर जो जर्मनी के मूल डॉक्टर थे, बाद में बहुत जगह पर अमेरिका में उन्होंने कार्य किया केवल एक वनस्पति पर, और वो व्हीट ग्रास। तो व्हीट ग्रास वो ग्रीन ब्लड है, वो कैंसर में उसका रस किस तरह से बोना है उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पर भी बताते हैं, वीडियोस पर बनाकर भी डाल सकते हैं। उसका पाउडर भी आता है जो यहाँ पर हम देते हैं, व्हीट ग्रास पाउडर। तो इसको सुखाकर हम यहाँ पर गोमूत्र गोमई से उगाकर व्हीट ग्रास को उसका पाउडर करके बहुत सारे कैंसर पेशेंट को हम भेजते हैं यहाँ पर। तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए, खास करके उसका शक्ति जाती नहीं है, उसको पूरे दिन एनर्जी फील होती है, शक्ति फील। तो ये हमने बहुत ही व्हीट ग्रास पर कार्य किया है, उसकी गोली भी है, उसकी कैप्सूल भी बनाते हैं और उसको उसका व्हीट ग्रास का पाउडर भी बनाते हैं। व्हीट ग्रास को ग्रीन ब्लड ऐसा नाम दिया गया है क्योंकि क्लोरोफिल उसमें बहुत मात्रा में, सभी प्रकार के अमीनो एसिड से, बहुत सारे विटामिन से, लेकिन क्लोरोफिल नाम का जो तत्व है जो इम्यूनिटी के लिए और कैंसर के कोषों को सही कोष को बढ़ावा देने के लिए, कैंसर कोषों को मारने के लिए बहुत ही अच्छा है, वो है उसमें क्लोरोफिल। तो वो डॉक्टर एन विगमोर, तो हम उसका उपयोग करते हैं, उसके बहुत ही अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद में और एक औषधि है जिसको भल्ला तक कहते हैं, विलामा। एक प्रकार का वो जहरीली वनस्पति है, लेकिन आयुर्वेद में गोमूत्र को उसको गोमूत्र से शुद्धि करके उसका उपयोग किया जाता है, वो भी कैंसर में बहुत ही उपयोगी औषधि पाई गई। वरुण जैसी औषधियां भी बहुत सारी है। तो अलग अलग प्रकार के कैंसर कैसे है उसके अनुसार हम दवाई उसकी करते हैं, देते हैं, और उससे फायदा, बहुत ही अच्छा फायदा होता है। उसका एक प्रकार का हम आहार विहार देते हैं कि किस प्रकार का। अच्छा, बायोप्सी का बहुत प्रश्न आता है, तो ये डॉक्टर ने बताया है, जो मैं बार बार जिस डॉक्टर का उल्लेख कर रहा हूँ, कैंसर मिथ्स एंड रियलिटीज, उन्होंने बताया है कि भूल कर भी मेमोग्राफी या तो बायोप्सी नहीं करानी है। वो बताते हैं बायोप्सी कराने से बहुत सारे प्रकार के कैंसर, करीब करीब 5 या 6 प्रकार के कैंसर ऐसे होते हैं जो स्प्रेड हो जाते हैं। वो नहीं तो एक जगह पर होते हैं सेंट्रलाइज, लेकिन जैसे उसको आपने बायोप्सी के लिए उसकी निकाली, माउस का एक निकाला, उसका सैंपल लिया, तो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है और स्प्रेड हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कैंसर के साथ लंबा जी सकते हैं, लेकिन बायोप्सी कराने के बाद, मेमोग्राफी कराने के बाद फिर उसको स्प्रेड होने से रोकना मुश्किल हो जाता है। और मॉडर्न साइंस को मानते हुए भी, उसके अलग अलग डायग्नोसिस को मानते हुए भी, ये डॉक्टर कैंसर के बारे में तो ये पक्का बताते हैं कि उसकी बायोप्सी नहीं कराए, बहुत ही अच्छा है। आप सादी ट्रीटमेंट कोई भी चालू कर दे नेचुरोपैथी की, तो यदि आपको कैंसर होगा तो मिटाएगी, नहीं होगा तो भी आपके बॉडी को फायदा ही करेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके बॉडी पर उसका कोई साइड इफेक्ट हो। तो हमको जब भी लगता है कि इसको कोई थोड़ी भी शक्यता है 10%, तो उसकी ट्रीटमेंट चालू कर देना है। उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, व्हीट ग्रास का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, द्राक्ष का नहीं है, फिर और जो हम मेडिसिन देते हैं उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो और उसके साथ भी कुछ दवाइयां हम जो देते हैं उसमें बहुत सारे जो होम्योपैथिक दवाइयां भी बहुत ही अच्छा काम करती है उसमें, कैंसर में। तो कार्सिनोनियम है एक, वो बहुत ही अच्छी दवाई है। और बहुत अच्छी एक टर्मरिक से बनी, मतलब हल्दी से बनी हुई होम्योपैथी में दवाई है, वो भी बहुत ही अच्छा कार्य करती है। तो ऐसी होम्योपैथ, आयुर्वेद, पंचगव्य,
पंचगव्य से भी विभिन्न औषधियां बनती है और बहुत ही अच्छा कार्य करती है इसके ऊपर, कैंसर के ऊपर। लेकिन वो रोगी की अवस्था जानकर कौन सी दवाई देनी है वो एक निर्णय करना होता है। घर पे होने वाली जो दवाई हम कर सकते हैं उसके ऊपर भी कार्य है, तो वो भी आप वहां पर कर सकते हैं। तो ऐसे कैंसर मिथ्स एंड रियलिटीज मैंने पुस्तक के बारे में बताया, आज 2 रोगों के बारे में मैंने अभी बताया है। बहुत कुछ रोग है उसके ऊपर बताना है, हार्ट अटैक के बारे में कुछ, हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे तभी हम उसके उस ऊपर मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न डॉक्टर क्या कह रहे हैं वो हम देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे रोग जो क्रोनिक और कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं उसकी ट्रीटमेंट 100% आयुर्वेद से हो सकती है। आयुर्वेद की दवाई को जानकर जो हम घर पर क्या कर सकते हैं उसके लिए हम थोड़ा अध्ययन करेंगे, थोड़ा विचार करेंगे, तो बहुत सारे रोगों को हम लोगों को स्वस्थ कर पाएंगे। और इसका प्रचार आयुर्वेद का, पंचगव्य का, इसका प्रचार हम अच्छी तरह से कर पाएंगे क्योंकि उसके बहुत ही अच्छे परिणाम है, उसके डेटा है और हम सालों से उसके ऊपर कार्य करते हैं। कोई एक वनस्पति के ऊपर, कोई एक तत्व के ऊपर कार्य करते हैं, तो वो किस प्रकार का रोग है, उसमें कौन सी वनस्पति किस मात्रा में चलेगी, वो सबका विचार करते हैं। तो अभी इतना ही। अभी प्रश्नोत्तरी के रूप में हम फिर मैं राजेश्वर राव जी को बताऊंगा, किसी के प्रश्न है तो वो बताए तो हम उसका समाधान करेंगे, और यही सीरीज हो सकता है तो हम आगे भी 1-2 बार लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म इतना अच्छा सेशन था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। हम्म तो आचार्य जी से आप डेली दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं बोलता हूँ 6352483012। आप बाद में भी इसका रिकॉर्डिंग देख के ये नंबर फिर लिख सकते हैं। और आचार्य जी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आया था, एक 15 मिनट आप दे सकते हैं हाँ आपके? अवश्य। ओके ओके ओके। आप 4 साल पहले मुझे एक बात बोले थे, मतलब वो सीख मैं अभी भी अप्लाई करता हूँ। आप बोले थे क्यों भारत का हाल ये है, क्योंकि इतने पैंडेमिक से लोग मर रहे हैं, कैंसर बढ़ रहे हैं, इतना जो है अस्वस्थ भारत बना। आप एक ही बात बोले थे, सब लोग अलग अलग जगह गड्ढा खोद रहे हैं, इसलिए पानी नहीं निकल रहे। अगर हम सब लोग मिलके एक ही जगह गड्ढा खोदने से पानी निकलेगा बोल के आप 4 साल पहले मुझसे बोले थे। मैं यही बात जो है हजारों बार इसको रिपीट करता हूँ। ये इतना अच्छा सेशन को क्यों सब लोग जुड़ते हैं, क्योंकि हम लोग यूनाइटेड नहीं है, पूरा भारत देखना चाहिए इस सेशन को। तो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स बनना लेना है, देना भी सीखिए। बाकी इतना पार्टिसिपेंट जो है देना देना भी सीखिए। आचार्य जी का मिशन में जुड़िए। आप 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, यही सेशन को, यही रिकॉर्डिंग को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिर्फ लेना, मेघालय एजुकेशन सिस्टम सिर्फ लेना सिखाया, लेकिन जो है देना सीखिए। भारत का कल्चर में देना है, देना सीखना है भारत का संस्कृति में। अभी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ आचार्य जी। पहले जो है ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो है संस्कृत आर्य गुरुकुलम का दवाएं क्या क्या, अभी पहले जो है कैंसर में आप क्या क्या दवाएं बनाए हैं, संस्कृत आर्य गुरुकुलम ने क्या क्या दवाएं बनाए? देखिए राजेश्वर जी, मैं पहले एक स्पष्टता करता हूँ, बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं और आपने ये अच्छा पूछ लिया, क्योंकि हम बहुत सारी दवाइयां बताते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि हमने कभी मार्केटिंग की नहीं है और हम आयुर्वेद को उस दृष्टि से देखते नहीं है। तो हम लोग जहां पर जो चीज मिलती है अच्छी होती है वो वहां पर रिकमेंड करते हैं, होम्योपैथ हो, अपनी पंचगव्य की हो, घर की हो। तो भी आपने पूछा है संस्कृत आर्य गुरुकुलम में कौन सी बनती है, तो मैं बताता हूँ। अभी संस्कृत आर्य गुरुकुलम ने जो गुरुजी ने, हमारे गुरुजी ने इसके ऊपर जो कार्य किया आयुर्वेद के क्षेत्र में, और रोग वाइज क्या रोग में कौन सी दवाई देनी है उसका एक फॉर्मुलेशन बनाकर वो लिख कर गए हैं। तो उसमें खास करके आपने पूछा है कैंसर के लिए, बराबर है ना? हेलो प्रभु जी। कैंसर के लिए अभी हमने एक, तो मैंने बताया वो व्हीटग्रास पाउडर है जो बहुत ही अच्छा काम करता है। डॉक्टर विगमोर ने इसके ऊपर कार्य किया और हमने भी उसको उगवाने का शुरू किया, तो ये एक बहुत ही अच्छी दवाई। एक कैंसर क्वाथ करके हम बनाते हैं जो यहाँ पर लोकल लेवल पर चिकित्सा को देते हैं क्योंकि वो आसानी से हो जाए। अब उसको बाहर देने का धीरे धीरे शुरू किया है। मतलब पहले हम क्या करते थे, आसपास के रोगियों को ही चिकित्सा के लिए आते थे और उसको हम क्वाथ बनाकर दे देते थे, उसको पार्ट दे देते थे, वो बना लेता था। लेकिन अब बहुत लोग बाहर से जुड़ गए हैं।
अब बाहर को हम कहते हैं कि आप चिकित्सा में जाओ, तो कौन आयुर्वेद डॉक्टर को हम कहे कि बेंगलुरु में कौन है, हैदराबाद में कौन है, उतना डेटा हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ से उसकी बता देते हैं। तो कैंसर क्वाथ करके एक क्वाथ बनाया है, वो है एक कैप्सूल है जिसको भल्ला तक कैप्सूल कहते हैं, वो एक कैप्सूल बनाई है, वो कैंसर में बहुत ही अच्छी दवाई है। वो करते हैं गोमूत्र और कल्दी के साथ लेने का है, वो कहीं पर भी गौशाला में ले सकता है, वो हम लिख देते हैं उसको। एक हरिद्रा खंड करके कैप्सूल है, वो एक आयुर्वेद पद्धति से बनाई जाती है, हरिद्रा के सेवन से। वो घर पर नहीं बन सकती है, लेकिन उसका पाक बना के उसको बनाई जाती है। तो हरिद्रा खंड कैप्सूल है, वो बहुत अच्छी है वो कैप्सूल। तो कैंसर के लिए और एक है वो कैंसोरा करके है, वो भी बनाई है हमने, तो वो भी सेवन कर सकते हैं। तो इतनी दवाई स्पेसिफिक कैंसर के लिए है। तो ये कैंसर, फिर कहीं पर भी बाहर यदि लेते हैं तो उसके लिए भी कुछ दवाइयाँ होती है, हम लिखवा देते हैं, लेकिन इतनी दवाइयाँ हमारे पास है। होम्योपैथी कुछ दवाइयाँ हम यहाँ पर बनाते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देते हैं, होम्योपैथी का मिश्रण। तो ये कैंसर के लिए होम्योपैथी की मिश्रण की दवाई भी आती है यहाँ पर, तो कैंसरस करके। तो ये भी हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं अभी बाहर देने के लिए। अभी तक यहाँ पर देते थे, लेकिन अब बाहर देने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इतनी दवाइयाँ तो स्पेसिफिक कैंसर के लिए उपयोग में आती। उसके बाद सहायता, जैसे कोई लक्षण हो गया, वो लक्षण के अनुसार कुछ दवाई देनी पड़ती है। जैसे उसको स्किन पर कैंसर हो गया, तो उसको साथ साथ हम स्किन की दवाई भी साथ में देते हैं, स्किन रोग का मलम देते हैं। कभी उसको साथ साथ में मूत्र का प्रॉब्लम है, यूरिनरी डिसऑर्डर है कोई भी, तो उसको शिलाजीत चलाते हैं। उसी तरह से बार्ली कैप्सूल है, वो यदि शक्ति नहीं रही तो अल्फा अल्फा टेबलेट देते हैं, वो शक्ति के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ऐसे कैंसर को रोग के साथ साथ उसकी इम्यूनिटी बढ़े, इसके लिए कुछ दवाई देते हैं, च्यवनप्राश है, इम्यून प्राशन है, तो ये भी जरूरी होता है। तो कैंसर के लिए मुख्यतः से इतनी दवाई हम अभी बना रहे हैं। आचार्य जी, तो एक तो अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, आपने तो क्या? मुझे तो बताए थे, अभी तो पैंडेमिक चल रहे हैं हेलो। जो हाँ आचार्य जी, अभी आज का जो पैंडेमिक है, हाँ पैंडेमिक वो कोविड है, तो उसका दवा तो आपने मुझे तो बोले थे, लेकिन बाकी लोगों के लिए आप जो है कोविड में क्या क्या दवा हम लोग सजेस्ट करते हैं संस्कृत आर्य गुरुकुलम से? एक मिनट क्या फिर से प्रश्न बोलिए। नहीं, कोविड का दवा, कोविड का। कोविड, हाँ हाँ हाँ, सब ओके ओके ओके। कोविड के लिए सबको सुनाई दे रहा है ना? आचार्य जी सुनाई दे रहे हैं? नहीं, कोविड के लिए जैसे पहले सेशन में हमने बताया था कुछ कोविड की दवाई, तो कोविड के 3 फेजेस है। एक तो इम्यूनिटी के लिए, कोविड से पहले से लेकर कोविड तक लेने की दवाई को अपना इम्यून अर्क करके एक है, इम्यून अर्क। इम्यून प्राशन है, वो च्यवनप्राश के जैसा लेना है, इम्यून प्राशन। फिर एक दवाई है जो आपको सर्दी कफ कोल्ड हो गया तो उसके लिए मेगा कोल्ड करके एक दवाई है। आपको बुखार आ गया, टेम्परेचर है, तो उसके लिए इफ्नी कैप्सूल करके एक कैप्सूल है, वो ले सकते हैं। अब कोविड में लक्षण कैसे कैसे हो रहे हैं, जैसे आपको म्यूकर माइको, कहीं फंगस का लक्षण हुआ, कोई स्किन में तकलीफ हो गई, तो उसके लिए हरिद्राखंड नामक एक कैप्सूल है, वो ले सकते हैं। अच्छा, वैक्सीन ले ली है भूल से, किसी दबाव से, कोई कारण से, या वैक्सीन नहीं ली है या नहीं ली है तो कंपलसरी ये लेना है, नहीं ली है तो भी ले सकते हैं। उसके लिए एक दवाई, उसका नाम है विडंग तंडुल। जब जब ऐसे कोई भी प्रकार के रोग आते हैं, उससे बचने के लिए विडंग तंडुल का पाठ सुश्रुत संहिता में बताया गया है। तो विडंग तंडुल का योग करके सुश्रुत मुनि ने बताया है कि ये सारे रोगों, जंतुजन्य जितने भी रोग होते हैं, वो सारे रोगों से बचने के लिए विडंग तंडुल बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही उपयोगी है। तो ये विडंग तंडुल ले सकते हैं। वैक्सीन लगाई, उसके टॉक्सिन्स गए, तो वैक्सीन के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में कुछ बनाया है, उसमें अमृत प्राशन प्लस एक दवाई है, वो बहुत ही अच्छा कार्य करती है, तो वो भी हमने बनाई है अमृत प्राशन प्लस, जो आफ्टर वैक्सीनेशन किसी ने ले लिया है मानो, तो उसको वैक्सीनेशन के टॉक्सिन्स दूर करने के लिए बनाई है। अब जो उसके बाद जो कोविड के बाद जो वीकनेस आ जाती है, उसके लिए 2 दवाइयां हैं अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा को फादर ऑफ ऑल फूड्स ऐसा बताते हैं, अल्फा अल्फा। तो वो एक अरबी शब्द से बना है अल्फा अल्फा, और फादर ऑफ ऑल फूड्स। आयुर्वेद के निघंटु को देखते हुए उसमें मनुष्य के शरीर को जितना भी चाहिए तत्व, वो सारे तत्व अल्फा अल्फा में मौजूद होता है।
तो इसीलिए जो शक्ति का ह्रास हो गया वो पूरी शक्ति का ह्रास हो गया, चली गई, जो कोई भी रोग हुआ जैसे कोविड हुआ और चली गई, तो उसके बाद अल्फा अल्फा की टेबलेट और अल्फा अल्फा का प्राशन वो बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो उसको अल्फा अल्फा प्राशन भी देते हैं, अल्फा अल्फा टेबलेट भी देते हैं। अब उसको टेस्ट नहीं आता है, सूंघने की शक्ति चली गई, तो नस्य पंचगव्य का नस्य वो बहुत ही अच्छा है। कोई लोग पूछते हैं कि अल्फा अल्फा होम्योपैथी है या आयुर्वेदिक? अल्फा अल्फा आयुर्वेदिक है, क्योंकि अल्फा अल्फा के साथ और भी बहुत आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां उसमें है, जैसे आंवला है, आंवला की रसायन है, शतावरी है, गो गाय का घी है। इस तरह से पाक पद्धति से जो गाय के घी से पाक बनता है, उस तरह से हम पाक से अल्फा अल्फा का बनाते हैं। होम्योपैथिक में पद्धति अलग है, उसमें और द्रव्य उपयोग नहीं होते हैं। हमारे पास 40-45 औषधियों के साथ अल्फा अल्फा दिया जाता है, तो अल्फा अल्फा का फास्ट परिणाम आता है और वो पूरे शरीर के कोषों को, शक्ति को बढ़ाता है। तो स्प्राउट अल्फा अल्फा हम खा सकते हैं कि नहीं खा? अल्फा अल्फा का सेवन की एक पद्धति है, उसको अभी आप इसी तरह से खा सकते हैं। पशु सीधा खा सकता है, हम लोग उसका चूर्ण करके खा सकते हैं, टेबलेट बनाकर खा सकते हैं, या पाक बनाकर, या फिर कुछ प्राशन वगैरह बनाकर खा सकते हैं। तो आचार्य जी, तो आचार्य जी, तो ये जो है आज दो ही हम लोग कवर किए हैं, एक डायबिटीज और कैंसर। हाँ। तो डायबिटीज का क्या क्या दवा हम लोग रेडीमेड बनाए हैं संस्कृत आर्य गुरुकुलम में? संस्कृति आर्य गुरुकुलम में जो सब अभी तक के सबसे अच्छे रिजल्ट, सभी दवाई के रिजल्ट आते हैं, कोविड के बहुत आए हैं, रिजल्ट आए हैं अच्छी तरह से। हमने बहुत लोगों को ट्रीट किया, यहाँ बैठे बैठे मार्गदर्शन दिया, फोन पे दिया, हॉस्पिटल में भी बहुत लोगों को मिलने के लिए गया था। लेकिन सबसे अच्छा जो रिजल्ट आया है, कोई पूछ रहा है अल्फा अल्फा कितना लेना है, वो मैं बता दूंगा आपको, उस पे पर डोज लिखा है और वो बात पे। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि डायबिटीज के लिए 3-4 दवाइयां जो हमने भारत में हर एक कोने में दी, जैसे प्रकाश चंद जी सेठिया जुड़े हुए अभी मेरे साथ, वो आसाम में रहते हैं, उन्होंने बहुत रोगियों के ऊपर ये दवाई आजमाई, हमारी शुगर किल पाउडर वगैरह, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिला। बम्बई में मनीष जी करके, मनीष वसवाणी, उनको भी अच्छा रिजल्ट मिला। भारत के अनेक क्षेत्र पर हमने ये दवाई दी। तो वो कौन सी दवाई? तो 3-4 दवाई मैं बताता हूँ। एक पूरी किट है, उसमें अलग अलग ग्रंथियों के ऊपर वो दवाई काम करती है। जैसे पहला है शुगर क्योर पाउडर, वो एक देना होता है, वो 2 बार लेना होता है। दूसरा है शुगर क्योर कैप्सूल, वो 3 बार लेनी होती है। तीसरा है बार्ली टेबलेट, बार्ली टेबलेट 2 या 3 बार ले सकते हैं डायबिटीज में। और 500 तक हो शुगर का लेवल तो भी वो कम हो जाता है, उससे वो अनुभव है और उसके पूरे डेटा है हमारे पास। शुगर किलर ड्रॉप से, जो पानी में उसके ड्रॉप्स लेने होते हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप्स होते हैं, तो उसका सेवन भी कर सकते हैं। तो ये 4 मेडिसिन हम डायबिटीज के लिए बनाते हैं। शुगर क्योर पाउडर, शुगर क्योर कैप्सूल, बार्ली पाउडर, बार्ली टेबलेट या पाउडर, 2 में से, लेकिन बार्ली टेबलेट ज्यादा चलती है। और चौथा शुगर क्योर ड्रॉप्स। ये 4 का सेवन करने से बहुत ही अच्छा उससे परिणाम मिलता है। शुगर की परहेजी भी यहाँ से देते हैं, और शुगर का हम बताते हैं कि इस तरह से करो। तो कितनी भी एक व्यक्ति को तो बंबई में बहुत ही डायबिटीज थी, 400-450 शुगर का प्रमाण रहता था, तो उन्होंने ये दवाई चालू की। मनीष जी को हम एक बार जोड़ेंगे, राजेश्वर राव जी, किसी को भी यदि जानना है तो हमारे पेशेंट के अनुभव भी हम जान सकते हैं, जो लोग देते हैं अलग अलग। तो उनको इतनी वो उसने सेवन किया और इतनी डाउन हो गई शुगर की उसको लो शुगर हो गई, मतलब जरूरत से भी कम हो गई, उतना प्रभाव वो मेडिसिन का पड़ा। तो ये एक बहुत ही अच्छी दवाई है। तो इसका सेवन, 4 प्रकार की दवाई हम बनाते हैं। एक शुगर क्योर पाउडर है, शुगर क्योर कैप्सूल है, बार्ली टेबलेट है और शुगर क्योर ड्रॉप्स है। तो ये 4 प्रकार की किट आती है और वो चारों का सेवन इस तरह से करना है। जी। बहुत लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आचार्य जी कैसे भी 2 घंटे दे रहे हैं हमारे लिए, आपको नंबर भी दिया हूँ, आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी को आप कॉल कर सकते हैं डेली 3 बजे से 5 बजे तक। 3 बजे से 5 बजे तक रोज, 3 to 5 PM, मतलब दोपहर। जी। आप नंबर बोलना है तो और एक बार रिपीट कीजिए आचार्य जी। अब देखिए 2 प्रकार की इसमें नंबर है, मैं बता दूं। प्रोडक्ट के बारे में कोई भी क्वेरी हो आपको तो राजेश्वर जी ने नंबर दिया है, वो है
तो वो नंबर पर आप बताइए, सबसे पहला वही नंबर पर आप उसको करें। और उसके बाद यदि ट्रीटमेंट का पूछना है तो मेरा नंबर पे भी आप कांटेक्ट करो, वो दोनों नंबर चालू ही रहते हैं। तो ये दोनों नंबर जो राजेश्वर राव जी अभी बोले वो नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा नंबर जो मेरे 8849575276 अभी लिख कर दिया है उस पे पर राजेश्वर जी बोले वो नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो और कोई क्वेरी है तो दो में से नंबर मतलब 63524 वाला नंबर हमेशा चालू रहता है, तो उस पर आप कभी भी मतलब प्रोडक्ट की या कोई भी क्वेरी है तो वहां पर कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के बारे में कोई प्रश्न है तो 3 से 5 मात्र ये इस नंबर पर पूछ सकते हैं, 8849575276 जी। तो आचार्य जी और क्वेश्चंस आगे बढ़ाए या उसका नेक्स्ट संडे जो है बाकी बीमारी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देने के बाद हम लोग इसका दवा बोले, क्या 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 बोलते हैं आप? पहले हम बीमारी के बाद पूरा बीमारी का एक्सप्लेन करेंगे हाँ और उसके बाद हम उसकी कुछ दवाई बताएंगे। तो नेक्स्ट संडे हम ऐसा ही रखते हैं, जैसे हार्ट सेम अटैक टाइम। हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाँ इंसोमेनिया हो गया, या फिर इनफर्टिलिटी हो गया, ऐसे कोई कोई रोगों के ऊपर हम रखते जाएंगे। फिर लोगों के जैसे प्रश्न आते हैं तो हमको लगता है कि इस रोगों के बारे में हमको ज्यादा अच्छा बताना चाहिए, उसकी ऊपर की पुस्तक है, तो क्या होता है कि लोग कन्विंस होंगे ज्यादा। जैसे हमने आज बताया कैंसर के ऊपर, तो हम क्या करते हैं उसका डेटा एकत्रित करके बताते हैं कि भाई एलोपैथ डॉक्टर क्या कह रहा है, कैंसर स्पेशलिस्ट क्या कह रहा है, वो आप पढ़ो, बराबर ना। तो करेक्ट। लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ये डेटा के साथ माहिती है तो उसको उपयोगी ज्यादा होगी जी। तो आचार्य जी और क्वेश्चंस लेंगे या नेक्स्ट संडे मिलेंगे, आप कैसे बोलेंगे? एक आध क्वेश्चन ले सकते हैं लास्ट वाले। तो एक इनफर्टिलिटी जो है और माताजियों का एक समस्या है, मेंसेस प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, ये तो बहुत ज्यादा मुझे हो रहा है। लगता है कि पीसीओडी के बारे में हमने जो कार्य किया है वो एक अलग रखना है, क्योंकि उसमें मुझे मेंसिस के बारे में बहुत कुछ बताना है जो डॉक्टर नहीं बताते। आप समझ गए ना, ओके ओके का आचार्य जी। कारण मेंसिस में वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करना है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैंने बताया, ब्रेस्ट कैंसर में कोई कारण नहीं बताता है कि इस वजह से हो गया, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में मैंने बहुत नजदीकी से देखा, गुरुजी ने बहुत सारे डेटा कलेक्शन करके ये बताया कि जब मेंसिस होता है उस समय आप अग्नि का सेवन करते हो तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये एक है कि जैसे स्तनपान नहीं कराते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, उसी तरह से वो भी एक कारण है। तो इस तरह से हम अलग अलग ग्रंथों को देकर उसका पूरा मूल में जाकर बताएंगे। तो एक बहनों के रोग, महिलाओं के रोग के ऊपर जो हम कार्य करते हैं, क्योंकि गर्भ संस्कार करते हैं तो उसके लिए हमको बहुत सारे रोग उसके ऊपर उसके ट्रीट करने होते हैं, इसलिए हम उसके ऊपर कार्य करते हैं। तो इसके लिए महिलाओं के रोगों के ऊपर एक अलग सेशन रखेंगे। अभी चिल्ड्रन के रोग क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके ऊपर हम अलग सेशन रख सकते हैं। बाकी के जनरल डिसीज के लिए तो ठीक है, अभी कोई भी मतलब ऐसे ही हम पूछते जाएंगे, उसमें हम बताते जाएंगे कि क्या क्या कर सकते हैं हम। तो प्रभु जी अभी बीपी, जो बीपी में हम लोग आज कवर नहीं किए, लेकिन क्या दवा हम लोग देते हैं संस्कृति आर्य गुरुकुलम से, क्या दवा देते हैं बीपी, लो बीपी और हाई बीपी के लिए? जी, सबसे देखिए उसमें दो है। एक तो हाई बीपी यदि है तो एक तो हमारा साउंड स्लीप करके एक सिरप आता है, साउंड स्लीप। वो केवल स्लीप के लिए उपयोगी नहीं है, माइंड के कोई भी प्रकार के रोग के लिए, मानसियादिक्वात इसका शास्त्र में नाम है। तो वो एक बनाते हैं, वो बीपी के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। मतलब तो वो अच्छी तरह से उसको नींद आ जाती है और माइंड से जो अंतःस्राव होते हैं अलग अलग ग्रंथियों के, वो होकर वो व्यक्ति सात्विकता की तरफ बढ़ता है, अच्छी नींद लेता है और बीपी नॉर्मल होता है उसका, क्योंकि उसका काम है। एक बीपी क्योर करके कैप्सूल है जो सर्पगंधा से बनी है। सर्पगंधा एक ऐसी वनस्पति है जो एलोपैथी में भी बीपी में यूज होती है। आपको आश्चर्य होगा कि एलोपैथी वाले भी सर्पगंधा का उपयोग बीपी को नॉर्मल करने के लिए उपयोग में लाते हैं, उच्च रक्तचाप में उसका उपयोग होता है। तो ये एक बीपी क्योर करके हमारे पास कैप्सूल है, वो बीपी के लिए देते हैं, और साथ में एक साउंड माइंड वाला एक है वो देते हैं सिरप। तो उससे उसको बीपी, ये दो ही दवाई बहुत ही हो जाती है, उसके सिवाय और कोई दवाई की जरूरत ही नहीं होती है। हमारा ये ध्येय है कि कम से कम दवाई में व्यक्ति को ठीक रहे और वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में वो दवाई आए। तो ये दो है, बीपी क्योर और एक होता है वो सिरप। कभी कभी जरूरी हो जाती है, और तीसरा है मन शांति हुए।
जो हेम्प से बना है। आपको हेम्प के बारे में पता होगा, कभी हम हेम्प के बारे में लेंगे कि हेम्प कितनी अच्छी औषधि है, और उसको बदनाम कर दिया कि भाई ये नशे वाली है, वो है, वो है। तो कोई भी चीज जब ज्यादा खाई जाती है तो ऐसा होता है, लेकिन हेम्प ऑयल मतलब मन शांति ऑयल, वो बहुत ही अच्छी दवाई है, और उसके रिकॉर्ड से हमारे पास कि हिमालय में साधु क्या खाते थे, गिरनार में हमारे यहाँ क्या खाते थे, तो वो कैसे मन के ऊपर काम करती है, वो उसके ऊपर हमने कार्य किया है। वो प्रायः कोई भी फार्मेसी इस तरह का नहीं बनाती है, तो इसलिए हमने जो जो औषधियों पर काम नहीं हुआ है, जैसे सोमवल्ली है जो वेद में, अथर्ववेद में मिलती है, अथर्ववेद में उसके ऊपर प्राय 90 मंत्र है। तो 90 मंत्र, अब फार्मेसी वाले को मंत्र पता नहीं होते हैं कि क्या अथर्ववेद है और क्या मंत्र है और क्या है वो सब। तो हमने ये इसके ऊपर, सोम के ऊपर काम किया। वो बहुत अच्छा डायबिटीज की वो है, सॉरी बीपी की दवाई है सोमवल्ली, उसका भी हम कैप्सूल में प्रयोग करते हैं। तो इतना राजेश्वर जी था बीपी के ऊपर। बीपी के ऊपर बीपी की और दवाई, साउंड माइंड सिरप 2, और तीसरा ज्यादा से ज्यादा मन शांति हुए, ये 3 दवाई बीपी के लिए कर सकते हैं। जी जी। बहुत आचार्य लोगों ने जी पूछा है, आजकल जो है राजेश्वर जी कोई लोग पूछ रहे हैं, 1 मिनट में बीच में आपको सॉरी इंटरप्ट करता हूँ। देखिए, एक लोगों ने पूछा है कि इसमें इनफर्टिलिटी के ऊपर आप का कार्य है क्या, इनफर्टिलिटी बहुत ही आज प्रश्न है। हम उसके ऊपर पूरा एक सेशन रखेंगे, क्योंकि पूरे भारत में पुत्रेष्टि याग का पुनर्जीवन गुरुजी ने किया है। पुत्रेष्टि याग में एक प्रकार का घृत बनता है जो उपनिषद में विधि बताई गई है, और उपनिषद से विधि लेकर गुरुजी ने मंथ नामक को घी बनाया और घी को पिलाया, तो बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केस में फायदा हुआ है। आज रोड रिकॉर्ड है, बहुत सारे केसों में हमने ये घी का प्रयोग किया और बहुतों के बच्चे आज। तो ये प्रायः बहुत ही आयुर्वेद के साथ साथ जो यज्ञ चिकित्सा है, जो मतलब होम की यथार्थ चिकित्सा है, ग्रह नक्षत्र की से चिकित्सा है, उसके साथ साथ होम्योपैथिक चिकित्सा है, उसके साथ साथ नेचुरोपैथी के कुछ द्रव्य का, तो सारा योग करके हम उसको बताते हैं। तो इनफर्टिलिटी में तो 100% हमारा बहुत ही अच्छा कार्य है, इसमें गर्भ संस्कार के ऊपर और इनफर्टिलिटी, उसमें दोनों देते हैं। अलग अलग संस्कार भी हम करवाते हैं यहाँ पर फ्री ऑफ, और उसको मार्गदर्शन भी करते हैं कि आपको उत्तम संतति लेने के लिए क्या क्या करना है। जी, अब प्रभु जी बताइए आप। नेक्स्ट संडे हम लोग इनफर्टिलिटी, पीसीओडी ये सब कवर करेंगे। हाँ सबके लिए एक इंफॉर्मेशन है। जी आचार्य जी अभी जो है आर्थराइटिस जो है, ये घुटनों में दर्द जो है घर घर में है, आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से या कुछ भी कहे, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं संस्कृत आर्य गुरुकुलम में? आर्थराइटिस के लिए, खास करके आर्थराइटिस के लिए एक तो हमारा बहुत अच्छा आता है, वो मसाज ऑयल आता है, वात रोगर मसाज तेल, जो आर्थराइटिस में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। केवल आर्थराइटिस में नहीं, किसी भी प्रकार के पेन हो तो उसमें वो बहुत ही अच्छा कार्य करता है। एक तो ये अपना मसाज ऑयल, मतलब वात रोगर मसाज ऑयल करके है, वो ये एक है। आयुर्वेद की दृष्टि से जो रूमेटिज्म होता है उसको आमवात कहते हैं आयुर्वेद की परिभाषा में, उसमें मसाज कम करना है। लेकिन आर्थराइटिस है जिसको संधिवात कहते हैं, रूमेटोइड आर्थराइटिस वगैरह इसके प्रकार है, लेकिन उसको संधिगत वात आयुर्वेद के परिभाषा में कहते हैं। तो उसके लिए ये एक है। दूसरा, हमने पेन किलर ड्रॉप्स बनाया है, उसमें इसका उपयोग हेम्प का किया है और सारी औषधियों का भी उपयोग किया है। तो ये बहुत ही अच्छा है पेन किलर ड्रॉप्स, वो बहुत ही अच्छा कार्य, एलोपैथी से भी स्पीड से काम करता है, ऐसे अनुभव आए हैं हमारे पास। विशाल गुप्ता जी है, वो भी एक राजीव दीक्षित जी से जुड़कर स्टोर चलाते हैं, उन्होंने भी मुझे ये साझा किया था कि ये तो एलोपैथ से भी ज्यादा स्पीड से काम करता है, पेन किलर ऑयल करके है। एक दूसरा रूमोग्रीन करके एक कैप्सूल हमारी आती है, वो आर्थराइटिस के लिए स्पेशल बनाई गई है, रूमोग्रीन करके कैप्सूल है। ये 3 दवाई मुख्यता से हम देते हैं, और चौथी जरूरत पड़े तो वात रोगर सिरप, ऐसा करके एक दवाई है, वात रोगर सिरप, वात के रोग को दूर करने के लिए सिरप, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। ये चौथा है। जी 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 जी।
जी एक पारिजात भी है, एक पारिजात टैबलेट्स भी है, पारिजात मैं टेबलेट लिया था है, आपसे। वो बहुत सारी पेन में काम आता है, मतलब आर्थराइटिस में तो 100% वो काम आता ही है, पारिजात का टेबलेट और पारिजात का पाउडर। जी राजेश्वर। और मेरे पास है आपका संस्कृत जी आर्य जी जी, गुरुकुलम का। वो किसी और भी आचार्य प्रकार जी, का पेन हो तो पारिजात टेबलेट है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है, बैक पेन में या नी पेन में या फिर ऐसे आर्थराइटिस में, रूमेटिज्म में, किसी भी प्रकार का पेन। जी आचार्य जी ये दवा कैसे पहुंचता है पूरा भारत में, कैसे ले खरीदना हाँ, कैसे है, आप वेबसाइट है ये या देखिए, कैसे नंबर? यहाँ संस्कृत आर्य गुरुकुलम, यहाँ पर हम लोग पूरा यज्ञ चिकित्सा और वो करते हैं, ये गुरुकुलम है अलग। उसका एक जब जो मेडिसिन का विभाग है हमारा, औषध विभाग, वो यहाँ से थोड़ा दूर पर है, राजकोट में ही है, राजकोट में स्थित है यही संस्था का। तो वो आप 6352483012 ये नंबर पर आप यदि फोन करेंगे तो तुरंत आपको उसका पूरा लिस्ट, उसका पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। तो और उससे आप सीधा ऑर्डर करके वहीं से आप सीधा मंगवा सकते हैं ये दवाई, मतलब जो मैंने बताई वो दवाई, कि ये दवाई किसी भी उसमें है, आपको कोई दवाई के बारे में क्वेरी है, कुरियर के बारे में कुछ है, तो रोज यहाँ से पूरे भारत में कुरियर जाते हैं। वो एक संस्कृत आर्य गुरुकुलम ने व्यवस्था बिठाई है, तो ताजी औषधियाँ और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की औषधियाँ यहाँ से पूरे भारत में भेजी जाती है। जो गुरुकुल का ही एक प्रकल्प है, वो औषध विभाग है, वो औषध विभाग से ये पूरा कार्य होता है और पूरा शास्त्रीय दृष्टि से उसको मंत्र और नक्षत्र से औषधियों को उसको लाने की विधि से उसको बनाया जाता है। तो मंत्र औषधि का जो प्रकल्प है उसके बारे में हम कभी बताएंगे कि आयुर्वेद में कब लानी है औषधि, कब उसका सेवन करना है और किस नक्षत्र में उसका उसका मतलब ग्रहण करना है, उसको बनाने के लिए कौन से मंत्र का उपयोग करना है, वो हम अभी कार्यरत है, वो हम उसी तरह से औषधियां बनाते हैं। दूसरी बात, लेने के लिए जो मंत्र है वो भी हम धीरे धीरे लोगों को सिखाने वाले हैं, ताकि पूरा जो भारत का एक साइंस चला गया, या तो फिर बहुत उपयोग में नहीं है, चला गया ऐसा नहीं बता सकते, लेकिन बहुत उपयोग, तो वो हम वापस लाना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज में भी, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में भी हमने बताया है कि अभी के डॉक्टर को होलिस्टिक बनाना है, क्योंकि शुद्ध डॉक्टर नहीं होगा तो उसकी चेतना ही इतनी नहीं होगी, वही राजसी होगा, तामसी होगा, तो और लोगों का वो सामान्य तो बीमारी मिटाएगा, लेकिन चेतना के स्तर पर आगे नहीं ले जा पाएगा। इसलिए डॉक्टर कैसा होना चाहिए, वैद्य कैसा होना चाहिए, उसने किस चिकित्सा कैसी करनी चाहिए, देव्यपाश्रय चिकित्सा सिखाने के लिए हमने आह्वान दिया है और गवर्नमेंट ने वो मान्य किया है। देव्यपाश्रय चिकित्सा करने के लिए संस्कृत आर्य गुरुकुलम मात्र ने मात्र भारत में गुरुजी ने ही उसकी परंपरा को जीवंत रखा है 50 साल से। तो एक रोग के ऊपर एक मंत्र दिया है, वो एक अलग ही बात है। औषधियों का तो परिणाम है ही है, क्योंकि वो इस तरह के शुद्धता से बनती है और उसका भी प्रभाव है, उसके ऊपर अभी हम कभी बात करेंगे राजेश्वर जी, इसका बड़ा विषय है जी। लेकिन मैं यूनिक बताता हूँ, पूरे भारत में मंत्र और औषधि पर कार्य होता है तो ये यहाँ होता है जी। आचार्य जी अभी छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल देख के अपने आंखों का जो है अभी स्पेक्स, बड़ा बड़ा स्पेक्स पहन रहे हैं, तो इसका जो है क्या इलाज है आंखों का, आईज प्रॉब्लम्स का आपके पास क्या क्या है? जी, अब देखिए, अब प्रयत्न करते हैं कि एक तो अक्षि तर्पण करके एक क्रिया होती है आयुर्वेद में, आंखों के ऊपर उसको अलग अलग वस्तुएं जैसे लगाया जाता है, बराबर है। अब उसमें अक्षि तर्पण कहते हैं, वो हम यहाँ करवाते हैं, जो यहाँ आते हैं शिविर में आते हैं तो यहाँ करवाते हैं। अब वहां पर कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, तो दो मेडिसिन को हम सजेस्ट करते हैं। एक तो बालकों के मस्तिष्क में रोज तेल डालना चालू करें, सबसे आंखों को विकृत करता है वो खुले माथे पर तेल बिना डाले घूमना, तो सूर्य का सीधा प्रकाश जाता है और उससे आंखों को नुकसान होता है। और पैरों पर बच्चों को रोज एरंड तेल का, कैस्टर ऑयल का मालिश करना, कैस्टर ऑयल का मालिश, क्योंकि नेत्र पोशिका नाड़ी वहां पर है। कहां पर है? पैर के तलवे पर है। आपको आश्चर्य लगेगा, पहले यही लोग, मॉडर्न लोग इसको हंसी बनाते थे कि पैर के तलवे पर मालिश करने से आंखों की बीमारी कैसे ठीक होती है। पहले हंसी बनाई थी इन लोगों ने, फिर उसको, क्योंकि आई स्पेशलिस्ट है तो आई का ही पूरा का पूरा अध्ययन करेगा, पैर से उसको कोई लेना देना नहीं,
तो वो हंसी बनाते थे, मजाक बनाते थे। बाद में जाकर रिसर्च हुआ कि हाँ ऐसा है, और वो शायद 25 साल पहले हुआ। गुरुजी ने ये बात शायद 60 साल पहले बताई थी। अब उसके ऊपर जो कार्य हुआ 25 साल पहले, गुरुजी ने उसको पेपर का कटिंग रखा। वही लोग हंसते थे इसके ऊपर कि ये पागलपन है, पैर पे मालिश करने से आंखों की रोशनी कैसे बढ़ सकती है। लेकिन ये सत्य बात निकली। तो लोगों ने अभी क्या किया, अब उसको ये पता नहीं है किस चीज का मसाज करें, तो क्या करते हैं कि खुले पैर आप घास के ऊपर, जो ग्रीन ग्रास होता है उसके ऊपर आप घूमो। आपको पता है डॉक्टर, हर एक डॉक्टर बोलेगा आपको कि बगीचे में घूमो, जो उसको जहां पर वो होता है, जब क्या लॉन होती है, वो लॉन पर घूमो, आप नंगे पैर घूमो, तो आंखों के लिए अच्छा है। अब ये वो नहीं बताते हैं कि आंखों के लिए क्यों अच्छा है। नेत्र पोशिका नाड़ी है, वो सबसे पहले आयुर्वेद ने बताया कि पाँव में नेत्र पोशिका नाड़ी है, इसीलिए आप रबर के चप्पल पहनते हो। और ऐसे जो मतलब अलग अलग प्रकार के आप चप्पल पहनते हो, उसमें भी ध्यान रखो। केमिकल वाले और गर्मी में पिघलने वाले प्लास्टिक के चप्पल पहनते हो तो आपकी आंख खराब होगी। और आंख खराब होने का वो भी एक कारण है कि हम लोग उसको, मटेरियल को पहचाने बिना ही कंपनी देखकर उसको पहन लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद में उसकी विधि बताई गई है कि किस तरह के आपको पहनने हैं चप्पल, किस तरह से उसको रोज पैरों को शुद्ध रखना है, उसके एरंड तेल, कैस्टर तेल का मालिश करना है। नेत्र पोशिका नाड़ी तो हर एक बच्चों को घर पे केवल 5 मिनट लगता है। 5 मिनट बच्चों को कैस्टर ऑयल का मालिश करके फिर सुलाना है। आधे नेत्र रोग उसी से दूर हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और केवल नेत्र के नहीं, मस्तिष्क के रोग, पैरों के रोग बहुत अच्छे ठीक होंगे। तो एक तो ये हम करवाते हैं, उसका पूरा एक बार व्याख्यान रखेंगे। 76 प्रकार के नेत्र में रोने वाले रोगों का वर्णन नेमी ने किया है। तो नेमी बहुत बड़े नेत्र रोग के चिकित्सक थे, जिसके 7वीं पीढ़ी में राम आए। उसके परदादा, राम के परदादा नेमी करके हुए, और वो नेमी ने 76 प्रकार के तिमिर रोग, नेत्र रोग का वर्णन किया है। नेत्र रोग का आयुर्वेद का सबसे प्रथम वर्ल्ड में किसी ने नेत्र रोग के ऊपर बताया, किसी ने आईज के ऊपर बताया, आई की चिकित्सा बताई, आई की सर्जरी बताई। आई की सर्जरी के बारे में मैं उसकी हिस्ट्री कभी कहूंगा राजेश्वर जी, आपको आश्चर्य लगेगा कि सबसे पहले मोतीबिंद की सर्जरी आयुर्वेद ने बताई, और प्रैक्टिकली वो यहाँ पर भारत में की जाती थी। तो आयुर्वेद, ये नेत्र रोग के ऊपर 3 दवाई हम बनाते हैं। एक तो नेत्र बिंदु करके है, वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, उसमें जलन नहीं होती है, और वो ठंडक देता है आंखों को। तो ये एक नेत्र बिंदु करके एक ड्रॉप्स होते हैं, वो ड्रॉप्स हम सजेस्ट करते हैं बच्चों के, बड़ों के, सबके लिए। दूसरा जीवंती करके एक है, उसकी भाजी लेनी है और उसके एक्सट्रैक्ट निकाल कर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उसकी कैप्सूल आती है, तो वो कैप्सूल आंखों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो एक जीवंती है, आप 2-3 दवाई लिख लीजिए। एक दवाई है वो नेत्र बिंदु है, दूसरा जीवंती है, और तीसरा ये कैस्टर ऑयल आपको मसाज करने के लिए, चौथा हेयर ऑयल है, वो हेयर में मसाज करने के लिए है, 5वां नश्य है, वो नाक में डालने के लिए है। तो ये नेत्र के लिए इतनी काफी होती है। फिर नेत्र को यदि जलन हो रहा है तो गुलकंद है, वो खाना चाहिए। और ऐसी अलग अलग औषधियां है। तो ये 4-5 औषधियां मुख्य नेत्र रोगों के लिए प्रयोग होती रही है। जी, सर में लगाने के लिए कौन से तेल अच्छा है आचार्य जी? सर में लगाने के लिए बाल रक्षा हेयर ऑयल, जो क्षीरपाक विधि से बनता है, जो गाय के दूध उसमें डाला जाता है तेल पकाने के समय पर। तो गाय के दूध के बड़े गुण हैं और वो गुण सब तेल में आते हैं, तो उस पद्धति से हम बनाते हैं। और कोई भी प्रकार का केमिकल का, रसायन का उपयोग वहां पर नहीं करते हैं तेल बनाने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा, बालकों के और बड़ों आचार्य के जी लिए, दोनों अस्थमा के में लिए ये है। कितनी उम्र के बच्चों को स्टार्ट कर सकते हैं? कोई भी उम्र का बच्चा हो, लगभग 15 दिन के बच्चे को लेकर फिर वो 100 साल तक आप अभ्यंग कर सकते हैं, किसी भी उम्र के लिए। जी, नेत्र की आचार्य जी दवाई भी आप 1 महीने के बाद किसी भी बच्चे को दे सकते हैं, अंत तक किसी भी उम्र के लिए। जी, आचार्य जी तो एक पैरों के अस्थमा के मसाज जो लिए करना है वो कैस्टर ऑयल है, वो कहीं पर भी मिलता है कैस्टर ऑयल, वो कैस्टर ऑयल से पैरों पे मसाज कर सकते हैं। जी, आचार्य जी अस्थमा के लिए हम लोग क्या बनाए हैं संस्कृति आर्य गुरुकुलम में?
अस्थमा के लिए एक बहुत ही अच्छी कैप्सूल है, अस्थमा उसका नाम मैंने पहले बताया था आपको, ईफनी कैप्सूल है, वो अस्थमा के लिए उपयोग करते हैं। बुखार के लिए जैसे करते हैं इस तरह से ईफनी और मेगाकोल्ड दोनों अस्थमा के लिए करते हैं। अब मैं दूसरी बताता हूँ। अस्थमा के लिए एक पूर्णिमा के दिन हम पीपल की छाल लेकर उसका एक प्रयोग करते हैं शरद पूर्णिमा को, और वो शरद पूर्णिमा को जो बनी हुई भस्म है पीपल के अपनी त्वक की, वो यहाँ पर भी खिलाते हैं और लोगों को भी भेजते हैं शरद पूर्णिमा को। तो वो भस्म यदि उपलब्ध होती है तो वो हम यहाँ से भेजते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा रोज लेना होता है। एक बात हो गई। दूसरा, अस्थमा के लिए हमारा ऑक्सी सिरप है, वो बहुत ही अच्छा कार्य करता है। ऑक्सी सिरप ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में भी उपयोगी है, और लंग्स में जो कफ है उसको दूर करके प्राण शक्ति को बढ़ाता है। तो ऑक्सी सिरप करके जो हमारा सिरप है वो 3 बार लेना होता है, और वो बहुत ही अच्छा कार्य करता है अस्थमा के ऊपर। फिर अस्थमा के साथ यदि खांसी है तो खांसी के लिए कासर टेबलेट आती है, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है। तो अस्थमा के लिए मैंने बताया एक मेगाकोल्ड कैप्सूल, एक इफनी कैप्सूल और एक ऑक्सी सिरप, ये 3 वस्तुएं उसको नियमित रूप से अस्थमा वाले को देनी है। और खास करके पंचगव्य का नस्य, जो ऊपर जो पंचगव्य के ऊपर होता है मंड, उससे हमारे कुणाल जी करके कार्य करता है। वो मंड को एकत्रित करके उसको विधिवत पुष्य नक्षत्र में ही वो नस्य को बनाते हैं, और वो नस्य संस्कृति आर्य गुरुकुलम यहाँ पर उसकी वितरित करता है। तो ये एक नस्य बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। वो बहुत सूक्ष्म होने से अस्थमा को तो बहुत ही अच्छा कंट्रोल वो करता है। तो ये एक पंचगव्य का नस्य है, वो बहुत ही अच्छा है जी। लेकिन वो मंड का होना चाहिए, तो अस्थमा में बहुत ही अच्छा कार्य करेगा वो। जी। आचार्य जी, आजकल जो है किडनी का प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रहा है, वो डायलिसिस में जा रहे हैं, तो जी। किडनी में स्टोन्स भी, गॉल ब्लैडर स्टोन्स और किडनी का डायलिसिस से किडनी फेल्यूर्स को कैसे बचाए? एक हम्म। अपना गुरुकुल में क्या क्या दवा है? जी, इसमें देखिए किडनी के लिए 3-4 दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है। उसमें सबसे पहले जो आपने बताया कि स्टोन हो जाता है, तो स्टोन जो भी होता है उसके लिए हम कुछ होम्योपैथी का और आयुर्वेद का मिश्रण यहाँ पर देते हैं। खास करके चंद्र प्रभादी करके एक दवाई है हमारे पास, यहाँ चिकित्सा में उपयोग होती है वो चंद्र प्रभादी, उसका उपयोग हम देते हैं उसके स्टोन के लिए। दूसरा, गोक्षूर करके एक वनस्पति है, उससे बना हुआ एक स्टोनिल करके सिरप है। उसमें गोक्षूर है, वरुण है, ऐसी बहुत सारी औषधियों का मेल स्टोनिल में है। तो स्टोनिल सिरप एक देते हैं, 3 बार लेना होता है, सुबह दोपहर शाम। आप उसको लिख लीजिए स्टोनिल सिरप का। और स्टोनिल सिरप करके एक सिरप है, वो देते हैं। एक होता है यूरोग्रीन, यूरो मतलब यूरिनरी इंफेक्शन या मूत्र मार्ग के रोग होते हैं उसके ऊपर, और किडनी के रोगों के ऊपर ये बहुत अच्छी दवाई चलती है, उसका नाम है यूरोग्रीन। तो यूरोग्रीन ग्रीन सीरीज की, अर्थात जो अलग अलग दवाई है रूमोग्रीन है, इस तरह से यूरोग्रीन करके ये कैप्सूल है, वो सुबह दोपहर शाम एक लेनी होती है। उसके बाद जो उसको और कोई तकलीफ है, जैसे दर्द हो रहा है, तो हम पेट में दर्द हो रहा है तो और दवाई हम सजेस्ट करते हैं। जैसे उसके लिए हमने पुदीन जीरा करके एक सिरप बनाया जो पाचन को अच्छा करता है। और कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसके लिए हम देते हैं, लेकिन ज्यादातर किडनी के लिए एक स्टोनिल सिरप है और एक यूरोगिन कैप्सूल है, वो 2 सबसे ज्यादा चलता है जी। आचार्य जी, तो ये जो है अभी दांतों का प्रॉब्लम के लिए क्या क्या है हमारे पास? दांतों के लिए तो बहुत बोलने जैसा है, लेकिन खास करके एक माउथ क्लीनर करके एक दवाई है। तो माउथ क्लीनर से वो 1 चम्मच पानी, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच उसका डालकर उसको पानी को हिलाकर उसको सबसे पहले गरारा करना है, उसको कुल्ला करना है। उसको पहले तो पानी से साफ करना है दांतों को। उसके बाद हमारा एक दंत मंजन है जो बहुत सारी औषधियों से और पंचगव्य से और फिर अग्निहोत्र भस्म से इससे बनता है। तो उसमें एंटीबैक्टीरियल, जो कृमि प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो दंत कृमि होते दांतों में होने वाले बैक्टीरिया या कृमि, उसके विरुद्ध में वो बहुत अच्छा कार्य करता है। एक ये है। एक दांतों का तेल है, उसमें दंत रक्षा तेल हम कहते हैं,
वो दंत रक्षा तैलम से उसको दांतों को अलग अलग जगह पर कॉटन से घिसना होता है और उसके बाद उसको गरारे करने होते हैं। तो ये एक 3 वस्तुएं दांतों के लिए है। एक तो माउथ क्लीनर है, एक दंत रक्षा तैलम है और एक दंत मंजन है। ये दांतों के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। जी। आचार्य जी, अभी बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों को उनका मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ के लिए हम लोग क्या-क्या बनाते हैं? बच्चों का मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ हो इसीलिए गुरुवर्य ने, पूज्य गुरुवर्य ने इसके ऊपर खास बच्चों के ऊपर कार्य किया। बच्चों को कोई प्रकार की वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, यह सबसे पहली बार भारत में किसी ने बोला। तो बहुत कम लोग थे, क्योंकि उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, इतने डेटा नहीं थे, इंटरनेट तो था ही नहीं। तो उसके ऊपर उस समय कितना टाइम भी लगता था डेटा खोजने में, प्रमाणित करने में, और उस समय कड़ा भी ज्यादा था। तो उस समय यूट्यूब जैसे वीडियोस का ये ऑनलाइन कोई माध्यम नहीं था। उस समय गुरुजी ने एक कागज को देखा, विदेश के लेखकों की पुस्तकें मंगवाई, और बच्चों को इम्यूनिटी के लिए वैक्सीनेशन देना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये गवर्नमेंट को प्रामाणिक रूप से पोलाइटली डेटा रखकर कहा। ऐसे अनबन में कह दिया ऐसा नहीं, उसका एक विस्तृत वर्णन करके दिया। तो वो एक साइंटिफिक बात उन्होंने गवर्नमेंट के सामने पोलाइटली रखी और बताया कि सुवर्ण प्राशन पूरे भारत में यदि आप देंगे तो ये जो बच्चे का रेशियो है, वो ये जो बीमारी का रेशियो है वो एक ही साल में आधा हो जाएगा और करीब करीब 4 साल में 10% रहेगा। इतनी साइंटिफिक बात कही, ऐसी हवा में कोई बात नहीं कही। तो उन्होंने उसके ऊपर सुवर्ण प्राशन की मूवमेंट चलाई, अपने रीत से डेटा एकत्रित किया, मुफ्त में सुवर्ण प्राशन पिलाया, और उसके बाद उन्होंने जब रखा तो राष्ट्रपति से लेकर सभी लोग जो मुख्यमंत्री थे, सभी लोग प्रभावित हुए और गुरुवर्य को 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। 2 बार मिला, सुवर्ण प्राशन के ऊपर, गर्भ संस्कार के ऊपर, शास्त्रों की रक्षा के ऊपर। इतना 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। उसके डेटा है, फोटो है, सारा है। तो उन्होंने बालकों की ग्रोथ के लिए सालों संशोधन करके 2 से 3 दवाई उन्होंने बताई। उन्होंने बताया सबसे पहला सुवर्ण प्राशन, मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन, जो मंत्रों से विधिवत उसकी विधि करके उसकी तरह हम बनाते हैं। वो 2 प्रकार का आता है, एक तो पुष्य नक्षत्र पर देना और एक फिर उसका डेली डोज देना। पुष्य नक्षत्र के दिन देना वो थोड़ा उसमें कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा होता है, तो वो भी जरूरी है कैंप लगाना। और डेली डोज में हम देते हैं वो भी सुवर्ण प्राशन जरूरी होता है। तो दोनों प्रकार के डोज में बताया, उसमें दोनों में भस्म की मात्रा अलग अलग रहती है। वो विशेष विधि से बनाया जाता है जो गुरुवर्य के पास थी, अभी संस्कृति आर्य गुरुकुलम के पास है। मैं अभी उसका वाहक हूँ, प्रचारक हूँ। अभी मैं आचार्य के रूप में यही ट्रस्ट में काम करता हूँ संस्कृति गुरुकुल में। तो हम पूरे भारत में 700 से जितने सेंटर पर पहुंच पाए हैं। गवर्नमेंट को भी हमने लिखा है कि आप चाहे कोई भी है, हमारी ट्रांसपेरेंसी, आप कभी भी आकर देख सकते हैं। संस्कृति आर्य गुरुकुलम का औषध विभाग कभी भी कोई भी आकर देख सकता है, कुछ छिपाने जैसा नहीं है। जो यूज होता है मंत्रों से, औषधि से, वो प्योर हम यहाँ पर ही उसका काम करते हैं। तो ये एक ऋषि मुनि की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 3000 साल पहले रसायन प्रयोग गुरुजी ने पुनर्जीवित किया सुवर्ण प्राशन के रूप में। तो बच्चों की A1 दवाई, पहले नंबर की दवाई है वो मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन। दूसरा, बच्चों के अभी शरीर में टॉक्सिन्स जाते हैं, हवा से जाते हैं, पानी से जाते हैं, अन्न से जाते हैं, फलों से जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉक्सिन्स, उसको दूर करने के लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन के लेकर अन्न तक, अन्न से लेकर हवा तक जो टॉक्सिन्स जाते हैं उसको दूर करने के लिए आयुर्वेद की एक औषधि बताई, उसका नाम है अमृत प्राशन। तो सुबह सुवर्ण प्राशन, शाम को अमृत प्राशन, बालकों के लिए 2। तीसरा, बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो है पेट की परेशानी। पेट के लिए एक दवाई भी है बाल रक्षा अमृत, उसको 1 चम्मच देना होता है। तो पाचन क्रिया ठीक रहती है, पेट के विकार नहीं होते हैं, कृमि नहीं होते। उसको कृमि हो गए तो उसके लिए कृमि हर ड्रॉप्स आता है। एक बच्चों को दांत आते हैं तो वेलकम टीथ नामक एक दवाई आती है, तो उसको बच्चों के मसाज करने के लिए बताया है आयुर्वेद में। तो बला और अश्वगंधा को तेल में मालिश, उसके मालिश करने से अच्छा रहता है, तो उसके लिए बला अश्वगंधादि तैलम का मालिश है। बच्चों को सिर पर मालिश करने के लिए बच्चों बालकों का बाल रक्षा का तेल है। और
बच्चों को पाउडर डालने के लिए जो औषधियों का पाउडर, उसको हम लेपन कहते थे पहले की भाषा में, अब मॉडर्न में वो पाउडर आ गया। तो उस तरह का लेपन मतलब उसको केवल छिटकने के लिए बाल रक्षा टेल्कम पाउडर। तो ऐसी अनेक औषधियां संस्कृत आर्य गुरुकुलम बनाती है। उसमें बालकों को रोज देने के लिए 3 औषधियों का आप नाम लिख लीजिए, सुवर्ण प्राशन, अमृत प्राशन, बाल रक्षण। अब कोई महामारी फैली, उसमें डायरिया हुआ, जंतु से कोई रोग हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ, तो बाल पंचभद्र सिरप, 5 कल्याण करने वाली जो औषधियां है बालकों की, जो पहले नंबर की औषधियां बताए थे, पहले कक्षा की औषधियां है, फर्स्ट क्लास औषधियां है, वो है बाल पंचभद्र, वो एक सिरप है, उसका उपयोग। फिर बालकों को काशी हो गई तो बाल रक्षा कफ सिरप, बालकों को बुखार आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर डाउन करने के लिए बाल रक्षा ज्वर हर, एंटी फीवर, तो ज्वर हर ये एक दवाई है। तो बालकों को किसी भी प्रकार का रोग हुआ तो आयुर्वेद की दृष्टि से हमने पूरी पूरी किट बनाई है जो चिल्ड्रन की रक्षा, चाइल्ड की रक्षा करती है। तो ये बाल रक्षा की किट है जिसको हम बाल रक्षा नाम देते हैं। तो उसके आज हमारे पास बहुत सारे डेटा है, लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं, 10,000 लोग हैं हमारे चैनल पर, और लोगों के भी फोन आते हैं कि बाल रक्षा की शुरू करने के बाद बालकों को एलोपैथी डॉक्टर के पास जाना प्रायः बहुत ही कम हो गया है। 80-90% जाना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि यही दवाइयाँ उसके पास हाजिर रहती है। कुछ भी हो गया तो ये दवाई का सेवन करके बालकों को ठीक कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हर एक बालक की स्वस्थ रहे, मन से और शरीर से, दोनों से। मन के उसके याद शक्ति, स्मृति शक्ति बढ़े, इसके लिए सुवर्ण प्राशन ने बहुत अद्भुत कार्य कर दिया है। उसके डेटा है, सिजोफ्रेनिया से लेकर, फिट से लेकर बहुत सारे रोगों में सुवर्ण प्राशन का अद्भुत काम हुआ है। उसकी पुस्तक हमने एक बाहर निकाली है, उसका नाम है मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन की पुस्तक, हिंदी में है। उसकी पीडीएफ राजेश्वर जी आपको भेजूंगा, इंग्लिश हो रहा है अभी, हिंदी में है, हिंदी में आप उसको पढ़ सकते हैं। तो पूरे भारत में जहां जहां अलग 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 जगह पर गए हैं, वहां वहां पर से पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स आया है, उसमें सारी बातें प्रमाण से रखी। हम प्रमाण से ही बात करते हैं, ऐसे मन में आया वो नहीं बोलते। तो उसकी एक पुस्तक हमने लिखी है सुवर्ण प्राशन के ऊपर। उसमें अनेक अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने जुड़कर क्या अनुभव लिया, पेरेंट्स को क्या क्या, पेरेंट्स से क्या क्या रिप्लाई आया, फीडबैक क्या आया, वो पूरा उसमें लिखा है। तो ये एक पुस्तक पढ़ सकते हैं आप उसकी। और बालकों की इतनी औषधियां हमारे पास है, उसकी इंग्लिश में एक लिस्ट बनाई है पूरी बाल रक्षा और दूसरी औषधियों का। और राजेश्वर जी मैं आपको पूरी लिस्ट इंग्लिश में भेजता हूँ। थैंक यू गुरुजी। और जो है पेट का संबंध जो है, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, इसके लिए क्या है जी हमारे पास? गैस के प्रॉब्लम, एसिडिटी हो, एसिडिटी, पाचन की समस्या हो, तो आयुर्वेद की दृष्टि से एक बहुत अच्छी दवाई है, वो है हींग। वो हींग, जीरा, अजवाइन, ऐसे सबको क्वाथ करके हम एक औषधि बनाते हैं, उसका नाम है पुदीन जीरा। पुदीना मतलब एक प्रकार की औषधि जो पेट के रोगों में काम आती है, और एक जीरा का संयोजन करके, ऐसी 7-8 औषधियों का संयोजन करके पाचन के लिए पुदीन जीरा बहुत अच्छी औषधि। गैस रक्षा कैप्सूल, वो गैस जिसको ज्यादा बन रहा हो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा काम करती है। अफगान से हम हींग मंगाते हैं, अफगान से यहाँ दिल्ली आती, दिल्ली से यहाँ मंगवाते हैं। हींग बहुत ही उत्तम क्वालिटी की उसमें उपयोग होती है गैस रक्षा कैप्सूल में। और एक है ग्रीन सीड, एसिडिटी के लिए एंट्रासिड जो दवाई आती है, उसमें से आयुर्वेदिक दवाइयों में एसिडिटी कम करने के लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई है ग्रीन सीड। और चौथी दवाई एसिडिटी के लिए जिसको हम अम्लपित्त कहते हैं, वो है गुलकंद। तो ये पेट के रोगों के लिए अलग अलग दवाइयां है। और 5वां है जिसको कॉन्स्टिपेशन रहती हो उसके लिए कोष्ठ शुद्धि चूर्ण, वो बहुत ही अच्छा है कोष्ठ शुद्धि चूर्ण। फिर त्रिफला टेबलेट है पेट साफ करने के लिए, हमारे पास त्रिफला टेबलेट करके है जो त्रिफला के छिलके से बने। ओके। आचार्य जी,
आचार्य जी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले संपूर्ण स्वदेशी जो है सिंगापुर से शिव प्रसाद सर जो बहुत धन्यवाद। कंटिन्यूसली ये सेशंस ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन ये ज्ञान जो है भारत का हर एक घर पहुंचना है, भारत विश्वगुरु बनना है, स्वस्थ भारत बनना है, तो हम लोग मिलके काम करना है। तो सब पार्टिसिपेंट्स जो हैं आप वॉलंटियर्स बनिए।